जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर आपका टारगेट है सर मुझे दरोगा निकालना है या आपको ईएसआई निकालना है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। ये मोस्ट ऑथेंटिक चैनल जो आपको ये बताता है कि एग्जैक्टली आपको एग्ज़ाम निकालना कैसे है। और फिर से मैं आपको रिमाइंड करता हूँ, जो भी मैं यहाँ बातें आपको बता रहा हूँ पूरी तरीके से ब्लाइंडली आप फॉलो करो, आप इस बार दरोगा बन जाओगे। आज जो हम आपके सामने पेपर रखने वाले हैं वो है आपका एफआरओ का, जो कल आपका एग्ज़ाम हुआ है। और मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूँ, आपके सामने किसी भी चीज़ को हम आपके सामने आके बस सिंपली रख नहीं देंगे कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो। चीज़ें हमने कर रखा है। अगर हम इस पेपर में 80 स्कोर करते हैं तो अगर आप मेरे साथ पढ़े हुए हो, क्योंकि हमने एक एक चीज़ दिन रात एक करके हमने आपको पढ़ाया है, टेस्ट हमने करवाया है, तो अगर हम 80 स्कोर करते हैं तो आपका स्कोर कम से कम 5 से 7 नंबर ज़्यादा होना ही चाहिए, अगर आप मेहनत किए हो तो। अगर आप मेहनत नहीं किए हो तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि हमने पूरा जान लगा दिया था। करंट पूरा का पूरा डिट्टो आपका छप गया है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे जो हम हमेशा करते हैं। 160 प्लस टॉपिक का हमने आपको पीडीएफ बना के दिया है। मल्टीपल टाइम उसको रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम आपको वीडियो देखना है, वही देखना है, बार बार देखना है, बार बार देखना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे उसी से आएंगे। मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपका क्वेश्चंस के साथ एनालिसिस भी मैं करते हुए चलूंगा। सबसे पहला बात फिर से मैं कहता हूं, अगर आप दरोगा देने वाले हो या ईएसआई देने वाले हो, लिख लो जो हमने पढ़ाया है, जो हमने 160 प्लस टॉपिक दिया है उसी से आपके 85 प्लस क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। अब ये आपके ऊपर है, ठीक है, कि आप एग्जाम निकालना चाहते हो, ठीक है, ध्यान से, आप एग्जाम निकालना चाहते हो या सिर्फ ज्ञान आप लेना चाहते हो, मतलब ज्ञान हमको बढ़ाना है, मैं बहुत ज्ञानी हूं, ये आप दिखाना चाहते हो। अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हो तो हर एक सब्जेक्ट को उतना ही पढ़िएगा जितना हमने बताया है, ताकि एग्जाम से 10 दिन पहले भी हर एक पोर्शन को आप रिवीजन कर पाओ। क्योंकि एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप टीचर नहीं हो। टीचर अगर आप होते तो हो सकता है आपको एक सब्जेक्ट का ज्ञान लेना है। आपको क्या करना है, आपको हर एक सब्जेक्ट का ज्ञान रहना और एग्जाम में जाने से पहले वो सब चीज आपको याद भी रहना है। तो उतना ही पढ़िएगा जितना जरूरत है, नहीं तो अंत में आप कुछ नहीं समेट पाओगे। यही सच्चाई है। आपको 2 या 3 साल जब आपका निकल जाएगा तब आपको ये चीज़ समझ में आएगा जो मैंने अभी आपको बता दिया। तो अपना सोर्स लिमिट कीजिए, कहीं भी आप पढ़ते हो, ठीक है, उतना ही पढ़िएगा जितना जरूरत है। उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, मल्टीपल टाइम, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। आप पॉलिटी पढ़ लिए, 5 बार और पढ़िए जो आपका नोट्स है उसमें, उसी में चीज़ है। जितनी बार आप पढ़ोगे आपको कुछ नया फील होगा, ठीक है। हमने बायोलॉजी का दे दिया, बार बार पढ़िए, बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए और वही वीडियो भी आपको देखते रहना। और करंट अफेयर्स के लिए जितना हमने दे दिया है, क्वेश्चंस आपका बाहर नहीं है, अभी आपके सामने मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले सोर्स लिमिट कर लेना है, जितना हमने आपको बताया, चाहे आप कहीं भी पढ़ते हो, सोर्स अपना लिमिट कर लेना कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है, नहीं तो अंत में कुछ नहीं। दूसरा, सोर्स एक बार लिमिट कर लिया और मल्टीपल टाइम अगर आपने रिवीजन कर लिया, आपका इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। इस एग्जाम में भी वही लोग बाहर निकलेंगे जिनका इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस गलत हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप इजीली कर पाते, ठीक है। एक चीज और है जो मुझे बताना है, जो मैं शुरू से आपको बताते हुए आ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है बताना। अगर आप ले लेते हो इस चीज को आप बन जाओगे, नहीं लेते हो तो फिर 2-3 साल के बाद सब। हमने आपको हमेशा एक चीज कहा है, मैथ्स एंड रीजनिंग। विदाउट मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है, आप ना ही दरोगा का बोलते ना, दरोगा बोलते एकदम कंफर्म मुझे बनना है एक बार में, और मेरिट भी लाना है और टॉपर में भी आना है। आप मैथ्स रीजनिंग करो, बस उतना करो जितना हमने आपको दिया। एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। एक क्वेश्चन एडवांस मैथ्स का है, हमने क्या बोला था, फॉर्मूला पढ़ के जाना, कहा था ना, फॉर्मूला पढ़ के जाना। एपी एंड जीपी से क्वेश्चन आया, वो क्यारी वाला जो था, ठीक है, 8 और 110 अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन आया आपका, जाके देखना, अभी भी वीडियो पर आया। 3 वीडियो हमने मैथ्स का करवाया, एक एक क्वेश्चंस में आपके सामने अभी रखने वाला हूं। अगर इस चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे लिंक है, स्टेटस के क्वेश्चंस भी फॉलो कीजिए जो आपके व्हाट्सएप पे डलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और एक चीज और मैं बता देता हूं, देखिए क्वेश्चन जो थे आपको ये देखिए, यही पैटर्न आपका एक्सरसाइज में भी फॉलो हो रहा है। अभी जो एक्सरसाइज एग्जाम हुआ है, चाहे आपका स्टेनो एएसआई हुआ है,
क्वेश्चंस आपको ये नहीं कि डायरेक्ट अब आएगा, ऐसा नहीं कि जो मान लीजिए कि कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण का यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं डायरेक्ट कि मान लीजिए इसको सेविंग मिरर में किया जाता है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, इसका आपका रियर व्यू में मतलब जो गिलास में किया जाता है पीछे देख, ऐसा डायरेक्ट नहीं आएगा, आपका मैच आएगा कि कॉनकेव मिरर का कहाँ यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है, आपका कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ यूज, तो 4 आपको दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसमें मैच करो, ऐसे मिलाओ मिलाओ मिलाओ। ये दूसरा आपको 4 दे दिया जाएगा, पूछेगा इसमें से कौन सा गलत है। 75 से 80 मान लो, कम से कम 75 से 80 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको स्टेटमेंट बेस्ड जिसमें कि असर्शन रहेगा, ठीक है, और आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया रहेगा। ध्यान से समझ लो तभी आप प्रिपेयर होके जा पाओगे। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको 4 दे दिया जाएगा, मैच करने बोलेगा, पहला। दूसरा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा आपको इस तरीके से आप पूछा, अब डायरेक्ट नहीं आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, और ये इजी है, बस आपको वहां माइंड जो एकदम शांत रखना है, एकदम शांत रखना है, क्वेश्चंस करना है, आसपास कुछ नहीं, ठीक है। दूसरा आपको कैसा आएगा, 4 दे देगा, बोलेगा इसमें से गलत कौन सा है, और एक आपका एसर्शंस में भी आएगा कि ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो उसका रीजन दिया हुआ है, पूछेगा ये दोनों सही है या ये दोनों गलत है, या पहला का जो एक्सप्लेनेशन दूसरा सही है कि नहीं, ठीक है, तो इस टाइप का आएगा। और आपका 5 मतलब 10 से 15 क्वेश्चंस डायरेक्ट भी रहेंगे, क्वेश्चंस रहेगा और ऑप्शंस रहेंगे। तो आप प्रिपेयर्ड रहो, जितना आपको पढ़ाया गया उसको मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करो, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन था कि आपका, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, बस ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन था कि जो आपका एक क्वेश्चन 160 प्लस टॉपिक बस आपके सामने में रखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन आप देखो और इसी तरीके से आपको डेवलप करना है आपका मन। पहला क्वेश्चन था जो आपका कांग्रेस का जो वर्किंग कमेटी था, कांग्रेस का आपका कार्यकारिणी जो समिति था, उसके द्वारा 14 जुलाई को आपको कहां आपको जो प्रस्ताव जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन का पास किया गया था। याद रखिएगा यहां लिखा हुआ था 14 जुलाई आपका कांग्रेस का वर्किंग कमेटी मतलब कार्यकारिणी समिति के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा, डिट्टो आपके लाइन में लिखा होगा, अब जाके देख लेना। क्विट इंडिया मूवमेंट मैंने आपको बताया था, करके जाना, और ये लाइन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि कांग्रेस का जो कार्यकारिणी समिति था कब, 14 जुलाई, ठीक है, 1942, ठीक है, 14 जुलाई 1942। जगह कौन था ये पूछा गया था कि कौन सा जगह पे ये जो आपका प्रस्ताव था क्विट इंडिया मूवमेंट का जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी था उसके द्वारा पास किया गया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला का, ये हो जाएगा आपका वर्धा, ठीक है, वर्धा। ये पास यहां किया गया था। यही अगर पूछा जाएगा कि पास तो यहां कर दिया गया, लेकिन पुष्टि अप्रूव्ड कहां किया गया था, तो मुंबई में किया गया था। और इससे डायरेक्टली एक पिछले दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको याद है, याद करो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो, ठीक है, जो ये प्रस्ताव था, ये प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्ताव कहां लाया गया था, 14 जुलाई 1942 वर्धा में लाया गया। ये वर्धा वाला क्वेश्चन पूछा गया था, कहां लाया गया और कहां पास किया गया, तो वर्धा में पास किया गया था 14 जुलाई को। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया था यहीं से कि जो प्रस्ताव जो था किसके द्वारा लाया गया था, ये आई थिंक दरोगा का मेंस का में पूछा गया था। तो ये जो लाया गया था, ये लाया गया था JL नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा, JL नेहरू के द्वारा, ठीक है। और आपको पता है 1940 से लेके 1945 तक सबसे लंबे समय तक आपके कांग्रेस के जो आपके प्रेसिडेंट कौन रहे थे, तो इस समय अगर पूछा जाए कि प्रेसिडेंट कौन था, तो अबुल कलाम आजाद था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था 14 जुलाई को कांग्रेस का जो वर्किंग कमेटी था, ठीक है, उसने कहा आपका क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो पारित किया था। तो आपको याद रखना है वर्धा में, और क्वेश्चन में मुंबई भी था। पुष्टि कब किया गया था, मतलब अप्रूव्ड कब कर दिया गया था, तो याद रखिएगा वो था मुंबई। तो पहला का जो आंसर होगा वो होगा आपका वर्धा जो था। इसका सही आंसर था कि 14 जुलाई वर्किंग कमेटी ये कहां किया गया था, तो याद रखिएगा वर्धा, ठीक है। इसमें और भी काफी चीजें डिस्कस करने के लिए उसमें नहीं जाएंगे। दूसरा जो क्वेश्चन था ये था आपका 8वां अनुसूची से। और एक चीज, सब PYQ के हिसाब से क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए। पहला क्वेश्चन PYQ के, इससे पहले पूछ लिया कि प्रस्ताव किसने लाया था, तो JL नेहरू ने लाया था। इस बार पूछ लिया ये प्रस्ताव कहां पास किया गया था कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा, तो वर्धा में किया गया था। अब देखो दूसरा क्वेश्चन था 3 तरीके का लिस्ट आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, 3 तरीके का लिस्ट, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, और एक होता है आपका संघ सूची, और एक होता है अवशिष्ट। तो उसमें दिया हुआ था
ऑप्शंस वाइज थे। इसने पूछा था कि कौन सा है जो कौन से लिस्ट में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इस तरीके से। तो एग्जैक्टली सेम पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एजुकेशन मतलब शिक्षा और जो आपका वन है ये कौन से अनुसूची में, ये पहले भी पूछा गया था। क्या पूछा गया था इससे पहले? ये पूछा गया था जो आपका, ध्यान से अगर आप स्टूडेंट हो, सही में अगर आप स्टूडेंट हो, चीज़ों को आप इंजॉय कर पाओगे। बाकी सिर्फ अगर आप आंसर देखने आए हो तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले जो पूछा गया था, इससे पहले ये पूछा गया था जो वन जो है, शिक्षा है और जो नापतोल है, किस संविधान संशोधन से, ठीक है, आपका राज्य सूची से उठा के आपका समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन से ये क्वेश्चन पूछा गया था दरोगा का। इस बार आपको पूछ लिया कि जो वन है, ठीक है, या शिक्षा है, ये कौन से लिस्ट में है। तो ये जो है आपका कौन से लिस्ट में है, तो ये समवर्ती सूची में आपका आता है, पहला। दूसरा में आपका दूसरा आता है रक्षा, जो डिफेंस जो है, डिफेंस किस में आता है, तो ये संघ सूची में आता है। तो ये दो हमने आपके सामने रख दिया, आपने मिला लिया होगा, यही है, ठीक है। तो ये था एक सूची वाला था। तो एजुकेशन और फॉरेस्ट जो है ये किस में आता है, समवर्ती सूची में आता है। आपका जो रक्षा है और जो ऊर्जा है ये किस में आता है, तो ये आपका संघ सूची में आता है। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना था। ये दो हमने बता दिया। अगर आपने एग्जाम दिया तो आपको पता चल गया होगा कि आपका सही है कि गलत, क्योंकि अगर दो आप अरेंज कर ले तो बाकी तो आपका सही हो गया होगा। उसके बाद आर्टिकल से 2-3 क्वेश्चन थे। आर्टिकल 19, आर्टिकल जो अनुच्छेद जो 19 है, ठीक है, उससे एक क्वेश्चन था। जैसे जो आर्टिकल 19 है उसमें से हमें क्या क्या मिला है, जैसे कि सबसे पहले हमें बोलने का अधिकार। दूसरा हमें क्या मिला है, एक जगह इकट्ठा होने का, पीसफुली मतलब शांतिपूर्वक एक जगह हम लोग इकट्ठा हो सकते। तीसरा हमें क्या मिला है, एक जगह इकट्ठा होए तो हम लोग क्या बना सकते, सभा भी बना सकते। तो टोटल 6 इस तरीके के मिले। तो उसमें दिया हुआ था, आप सिंपल क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे, मैं फिर से कह रहा हूँ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे। उसमें आपको चूज करना था कि कौन सा नहीं, बट इजी थे। उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था राइट टू वियर आउटफुट, मतलब कपड़ा अपना हिसाब से आप कोई भी कपड़ा पहन सकते हो, इसका अधिकार, ठीक है। ये अनुच्छेद 19 में कहीं नहीं बताया गया है। तो ये वाला जो था नहीं था, आप बाकी उसको आप काट सकते थे ऑप्शन वाइज देख के। तो राइट टू वियर एनी आउटफिट मतलब किसी भी कपड़े को पहनने का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 में नहीं बताया गया है, ठीक है। उसके बाद था साइंस के क्वेश्चंस। तो बहुत ही आई थिंक आप इजीली कर लिए होंगे। थोड़ा सा दिमाग में देखो, एक क्वेश्चन आया था, अब देखो मैंने कितनी बार आपको समझाया, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था इससे पहले वाले जो स्टेनो ऐसा था कि अगर चिड़िया जो उड़ रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है, काइनेटिक है, ठीक है, पोटेंशियल है, कौन सा एनर्जी था, हमने आपको क्या समझाया था। जब चिड़िया उड़ रहा है तो अपना मतलब धरती से ऊपर है, तो इसमें क्या हो गया, आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गया, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। और ये चल भी रहा है, मतलब कोई भी चीज मूव करेगा तो उसमें क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा। तो वो वाला आया था, तो चिड़िया उड़ने वाला। एक मैंने आपको करवाया था जो अगर डैम है, डैम जो पानी जहां बंधा रहता है, पानी पे क्या, पानी एक जगह हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्टोर करके एक जगह ऊंचाई पे रखा हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, उसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी है। और जैसे ही वो पानी छोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक में चेंज होने लगेगा। और जब वो पूरा अंत में आपका धरती पे लग जाएगा तो पोटेंशियल पूरी तरीके से काइनेटिक में चेंज हो जाता है। पर बीच में कहीं अगर पूछा जाए तो कौन सा एनर्जी होगा, तो आधा आधा रहेगा, आधा पोटेंशियल भी रहेगा, आधा काइनेटिक। तो उसी तरीके से पूछा था कि अगर एक बॉल अगर हम लोग ऊपर से गिराते हैं, ठीक है, तो ऊपर जब यहां रुका हुआ था तो इसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। पर जैसे ही ऊपर से नीचे यहां ऐसे आने लगेगा, ऐसे आने लगेगा, ठीक है, तो बोला कि बीच में जब आएगा, हवा में ये बीच में, तो इसमें क्या होगा, तो सिंपल है, आधा में होगा तो क्या होगा, आधा काइनेटिक होगा और आधा इसमें पोटेंशियल होगा। क्योंकि इतना तो यहां से जब यहां तक आया तो उसमें क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी यहां स्टोर था वो तो आधा हो गया, वो आधा हो गया तो किसमें वो कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में हो गया होगा। तो जब ऊपर से नीचे आते तो पूछा था, यही पूछा था, जब वो आधा में आया होगा तो उसमें कौन सा एनर्जी होगा, तो आधा पोटेंशियल होगा और आधा काइनेटिक होगा। ऑप्शन में ये दिया हुआ था। तो x/2 वहां x लेके दिखाया हुआ था, ठीक है। जब x/2 मतलब यहां से यहां पूरा x है, तो जब x/2 पे आ जाएगा तो इसमें कौन सा एनर्जी रहेगा, तो आधा पोटेंशियल रहेगा और आधा आपका काइनेटिक एनर्जी रहेगा, ठीक है। ये था एक क्वेश्चन था आपका कि अगर हम लोग इक्वेटर पे रहते, मतलब आपका इक्वेटर पे रहते, भूमध्य रेखा पे रहते, ठीक है, भूमध्य रेखा पे रहते, और वहां से अगर हम लोग, ठीक है, ध्रुव की तरफ बढ़ते, ध्रुव मतलब पोल की जाते, तो इक्वेटर से अगर हम लोग पोल की तरफ जाते तो हमारा वेट घटेगा या बढ़ेगा। ध्यान से, यहाँ वेट पूछा था, यहाँ भार पूछा था, ना कि द्रव्यमान पूछा था। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, नहीं तो आपको बाहर निकालेगा। यहाँ था वेट, दैट मीन्स भार, और भार जो होता है हमने हमेशा आपको कहा है ये होता है m × g।
m इंटू जी क्या होता है, m मतलब होता है मास, डेट मीन्स आपका द्रव्यमान, और g मतलब क्या होता है आपका गुरुत्वाकर्षण त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट जो होता है ये g पे डिपेंड करता है। तो g इक्वल टू क्या होता है, g इक्वल टू होता है gm बाय आर स्क्वायर। और हमने आपको पढ़ाया है जो r जो है रेडियस ऑफ द अर्थ है, क्या है, r जो आपका रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो g जो होगा सबसे कम कहाँ होगा, तो ये आपका होगा भूमध्य रेखा पे, बीच पे क्या होगा, क्यों, क्योंकि वहां रेडियस उसका ज्यादा होगा तो g वहां कम हो जाएगा। और ये जो आपका r है, ठीक है, सबसे कम कहाँ होगा, सबसे ज्यादा तो कहाँ होगा, इक्वेटर पे होगा, भूमध्य पे, ठीक है, और सबसे कम कहाँ होगा, ये पोल पे होगा, क्योंकि यहाँ रेडियस अर्थ का सबसे छोटा हो जाएगा, त्रिज्या उसका सबसे छोटा हो जाएगा। तो r का यहाँ हमने समझा r जब सबसे छोटा हो जाएगा तो g सबसे बड़ा हो जाएगा, तो g, और जब g बड़ा हो जाएगा तो आपका वेट भी बड़ा हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम लोग भूमध्य रेखा से इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, अब ये चीज ऐसा नहीं कि अगली बार ऐसा है, तो ये समझ के रखो, 100 क्वेश्चंस तो यही फॉर्म हो जाएंगे, ये कंसेप्ट समझ के रखना है। तो यहाँ से अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो हमारे याद रखना है कि जो हमारा वेट जो है वो बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि g का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक बार आपको बीपीएस ने पूछ लिया था कि अगर हम लोग जो स्पीड कर दे, मतलब जो हमारा जो घूर्णन गति है, हमारा अर्थ का जो आपका घूर्णन है, रोटेशन जो होता है, इस तरीके से रोटेट करता है, घूर्णन गति को स्पीड कर दिया जाए तो हमारा क्या होगा, वेट घटेगा या बढ़ेगा, तो आपका वेट घट जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका जी भी घट जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। बट याद रखिएगा यहाँ वेट बोला, अगर ये मास होता, द्रव्यमान होता, ठीक है, द्रव्यमान, मास का यूनिट क्या होता है, केजी, ठीक है, और भार डेट मीन्स वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ये सब समझ के रखना है। तो अगर आपका द्रव्यमान बोला होता, मास बोला होता, तो कोई भी चेंज नहीं आता, बट यह क्या है, वेट है। तो अगर हम लोग अभी इक्वेटर पे है, भूमध्य रेखा पे है, और अगर हम लोग पोल पे जाएंगे, ध्रुव पे जाएंगे, तो हमारा वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सब आप लोग अगर नहीं करके आओ तो आप वीडियो नहीं देखे थे, ठीक है, अभी तो कुछ ऐसा है नहीं जो आपको नहीं करवाया गया, ठीक है। तो वेट जो हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। एक था जो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ मिला जो आपको डायरेक्टली, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, अगर आपने कई क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट किया, एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि दलदली वाला जो आपका मिट्टी पाया जाता है, ठीक है, आपका वन डिस्ट्रिक्ट में वहाँ दिया हुआ था कि दलदली वाला जो मिट्टी पाया जाता है आपके केरला वाले क्षेत्र में, ठीक है, जैसे कि कोटायम हो गया, अलपुजा हो गया, ये सब वहाँ का एरिया का नाम है आपका केरल का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं केरा, ठीक है, कारी कहते हैं, कारी, ठीक है। तो ये एक नया आप क्वेश्चंस आप लिख के रख सकते हो, जो डायरेक्टली मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी प्रैक्टिस में भी आपको करवाया है, और ना ही सॉइल वाले चैप्टर में मैंने आपको दिया था, ठीक है। बट ये कहाँ है मैं आपको आगे बताता हूँ। बायोफिल पॉलिसी ऑफ बिहार, एक चीज और ध्यान रखना है, मैथ्स रीजनिंग आपका बढ़ रहा है, ठीक है, और बिहार का भी पोर्शन बढ़ रहा है, ना वर्ल्ड ज्योग्राफी था और ना ही आपका वर्ल्ड हिस्ट्री था, और ना ही आपके इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस थे, ठीक है, ना ही थे सही। अब देखो, तो ये था कि बायो जो आपका जैव ईंधन नीति जो लाया गया था बिहार सरकार के द्वारा, वो कब उसको लागू किया गया, आप मुझे गूगल में जाइए, इसको आप देखिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको पूरा याद रहेगा। याद रखना कि जैव ईंधन नीति कब आया था, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद था आपका प्रोजेक्ट टाइगर। तो बहुत बार देखिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि इस बार पूछ लिया प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में, पहला क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन आपका पूछ लिया था कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, अभी पूछा गया था, ठीक है, तो कैलाश संकला को बोलते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया। एक बार आपको पूछ लिया था जो पानी प्रदूषण, ठीक है, रोकथाम जो अधिनियम में कब लाया था, वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट कब लाया गया था, ये आपका पूछा गया था दरोगा में, ये 1974 में किया गया था, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट टाइगर पूछा था, और सबका आपको बहुत अच्छे से लिस्ट बना के दिया हुआ है, ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली था। एक था आपका जो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, किसको दिया गया, एग्जाम से पहले मैंने आपको करवा के भेजा था ये, तो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है आपका सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। ये क्वेश्चन टोटल 9 क्वेश्चन यहाँ हो गए, ठीक है। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, और नीचे कमेंट कीजिएगा कि कितना आ रहा है, तभी सब लोग परेशान है कटअप को लेकर, तो एक बार सब लोग बताइएगा, उसके बाद हम लोग देखते हैं। इसके बाद डायरेक्टली आई थिंक आप लोगों का इंटरव्यू है, इंटरव्यू में हम गाइड बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, यू नो नीड टू वरी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। चलिए उसके बाद है, अब ये क्वेश्चन था 1857 से 2 क्वेश्चन था, ठीक है। पहला क्वेश्चन था कि जो पहला क्वेश्चन क्या था कि डंका साह के नाम से किसको जाना जाता था, ठीक है, डंका साह के नाम से। देखिए
किसी आदमी का नाम, ठीक है, थोड़ा सा देखो, अब थोड़ा ऐसा नहीं कि एग्जाम में सब आपको पढ़ा हुआ ही आएगा, ठीक है, बट थोड़ा सा आप पढ़े हुए हो तो इतना तो दिमाग में आया होगा कि हमने कितना मेहनत किया 1857 रिवोल्ट में। बट ऐसा क्वेश्चन आ गया जो थोड़ा यूनिक अगर आपको लग रहा है, ठीक है, तो पूछा गया कि डंका शाह किसको बोला जाता था। 4 ऑप्शन वहां दिया हुआ था 1857 रिवोल्ट। तो आपने एक नाम सुना होगा अहमदुल्ला। क्या सुना होगा? अहमदुल्ला। क्वेश्चन भी है यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि सबसे ज्यादा कट्टर दुश्मन कौन था 1857 रिवोल्ट में आपका ब्रिटिशों का, तो अहमदुल्ला था। और इसी के ऊपर 50,000 का क्या दिया गया था, इनाम भी दिया गया था, जो इसके बारे में बताएगा। तो जो ऑप्शन में देखो इतना तो आपको समझ में आएगा कि कोई फेमस आदमी होगा, बाकी उसमें जितने भी थे उतना ये नहीं था। तो जो था डंका शाह के नाम से जो जाना जाता था मौलवी अहमदुल्ला। 1857 में डंका शाह के नाम से किसको जाना जाता था? अहमदुल्ला को। एक और चिन्हत, एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि 1857 का जो रिवोल्ट था, मैं फिर से कहता हूं कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको नहीं आएगा तो घबराना नहीं उसको देख के, ठीक है, वो सबके लिए नया हो सकता है या किसी किसी को आता होगा, तो उसके लिए घबराना नहीं। आपका फोकस किस पे रहना चाहिए? वो 90 या 95 क्वेश्चन पे जो आपको पढ़ा हुआ आ रहा है, ठीक है। ध्यान से इस एक क्वेश्चन के पीछे पूरा हिस्ट्री पढ़ने में मत लग जाना। चिन्हत, ठीक है, तो चिन्हत का जो वार हुआ था, तो पूछा था चिन्हत का जो वार हुआ था, चलो 1857 में हुआ तो पता होगा, बट इसमें पूछा गया था कि जो ब्रिटिश के साइड से कौन लड़ रहा था, ब्रिटिश का कमांड किसके हाथ में था, तो वो था आपका हेनरी लॉरेंस के हाथ में था। तो ये 2 क्वेश्चन था, एक था 1857 से। उतने हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको दिखे नहीं, करंट, साइंस, पॉलिटी, ये सबसे ज्यादा है, ठीक है। देखिए तो 1857, ठीक है, इसका नाम क्या था? डंका शाह था, ठीक है। और चिन्हत का जो वार हुआ था 1857 में पूछा गया था, ये कौन से किसके अंडर में हुआ था, तो ये था हेनरी लॉरेंस, ठीक है। और डंका शाह के नाम से किसको जाना था? अहमदुल्ला। एक क्वेश्चन था हरेली। अब देखो 3 क्वेश्चंस आपको फेस्टिवल से पूछा है, डायरेक्ट फेस्टिवल ने, अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट, ठीक है, 4 दे दिया जाएगा। जैसे कि आपको पूछ लिया जाएगा हरेली फेस्टिवल यहाँ होता है, काला घोड़ा फेस्टिवल यहाँ होता है, ठीक है, चेरी ब्लॉसम यहाँ होता है, इसमें से कौन सा गलत है? थोड़ा आपको समझ डेवलप करना है, टेंशन नहीं लेना, जितना पढ़ाया गया उसी से। देखिए उसके बाद है हरेली, एक होता है हरेला, ठीक है, एक होता है हरेली, ठीक है। तो हरेली उत्सव जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, और हरेला उत्सव जो है ये मनाया जाता है आपका उत्तराखंड में। तो ये क्वेश्चन था, डायरेक्टली आपने कर लिया होगा, बहुत बार डिस्कशन हुआ है। अब आर्टिकल से 2-3 क्वेश्चन थे। पहला आर्टिकल था अगेन, अब हम फिर से वही बात आपको याद दिलाते हैं जो हमने पहले बोला था। हमने आपको क्या बोला था? प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, इसीलिए अगर आप पीडीएफ देखोगे तो प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट को हमने थोड़ा डिटेल में लिखा है, डिटेल में उसका पीडीएफ दिया गया है उस पोर्शंस का, बट बाकी को उतना हमने ये नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वहां से इस टाइप के क्वेश्चन तो पूछ लिया था। जो पार्लियामेंट का सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछ लिया था, जो पार्लियामेंट जो होता है, ठीक है, तो जो भी एमपी बनेंगे तो किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि उसका इंडियन होना बहुत जरूरी है। तो सिंपल यही पूछा गया है कि जो एलिजिबिलिटी होता है किसी भी पार्लियामेंट मेंबर का, जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, आखिर किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद नंबर है आपका 84, ठीक है। तो ये डायरेक्ट था। और दूसरा जो आपका आर्टिकल था वो आपको मैच करने था, जैसे कि 137 का मतलब क्या होता है, 32 का मतलब क्या होता है, 144 का मतलब क्या होता है, तो इस तरीके से था। तो 2 तो कम से कम आपको आता होगा। 137, ठीक है, न्यायपूर्व लिखन, डेट मीन जुडिशियल रिव्यू हो गया, और 32 आपको पता है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, संवैधानिक उपचार। तो ये था, तो इसको तो आप मैच कर लिए हो गए। ये क्या होगा? सिंपल होगा, आपका जुडिशियल रिव्यू होगा ये, ठीक है, और ये होगा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होगा, ठीक है। तो ये दोनों का आपने मैच कर लिया होगा तो आपका आंसर आ गया होगा। तो ये 2 आर्टिकल से यहाँ भी इन दोनों को मैच करने के लिए था, और इसमें डायरेक्टली पूछा था आर्टिकल नंबर 84 पे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी ने गलत किया होगा। सरदार सरोवर डैम किस नदी पे है, तो ये नर्मदा नदी पे है, ठीक है। किस नदी पे है? सरदार सरोवर डैम, तो आपका नर्मदा नदी पे है, ठीक है। उसके बाद था आपका स्टील प्लांट दिया हुआ था, तो ये भी इजी था। एक था आपका कि राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है, तो ये सब 5 ईयर प्लान में आपने पढ़ा होगा, राउरकेला, ठीक है, राउरकेला कहाँ है। उसके बाद आपने राउरकेला दिया हुआ था, इसी तरीके से सजाने के लिए दिया, तो उसमें पूछा था कि कौन सा इसमें गलत है। 4 दिया हुआ था, पूछा था इसमें कौन सा गलत है, तो उसमें एक दिया हुआ था बुरहानपुर। तो बुरहानपुर जो है आपका ये झारखंड में नहीं, जैसे राउरकेला कहाँ है,
ठीक है। राउरकेला किसके हेल्प से बना था? तो जर्मनी के हेल्प से बना था, ठीक है। ये आपका कहाँ है? तो ये आपका उड़ीसा में। इसी तरीके से दिया होता, 4 आपको दिया होता, पूछा कि इसमें से कौन सा गलत है, तो उसमें जो गलत जो था आपको याद रखना, बुरहानपुर स्टील प्लांट दिया हुआ था, वेस्ट बंगाल। बुरहानपुर स्टील प्लांट आपका कहाँ है? आपका ये वेस्ट बंगाल। तो ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया? सिंपल, ये इंडस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया, पीडीएफ में लिखा हुआ है, जाके देख लेना, ठीक है। ये इंडस्ट्री वाले से था, सब वही है, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल में। उसके बाद है आपका एक क्वेश्चन और ये पूछा था कि 4 आपको दिया होता है, जैसे चेरी ब्लॉसम, ठीक है। जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है ये कहाँ होता है? मतलब फेस्टिवल मतलब जो त्यौहार होता है ये कहाँ होता है? ये था। काला घोड़ा जो महोत्सव होता है ये कहाँ होता है? ये था। और एक था कि इंटरनेशनल सैंड फेस्टिवल कहाँ हुआ है, एक ये भी था। 4 दिए हुए थे, पूछा था इसमें से कौन सा गलत है। जो इंटरनेशनल जो आपका सैंड फेस्टिवल हुआ है ये जो भारत में नहीं हुआ है, और मुझे लगता है इसको क्यों पूछा गया, क्योंकि जो आपने एक नाम सुना होगा सुदर्शन पटनायक का, तो सुदर्शन पटनायक को क्या है कि इसी में आई थिंक ये इंग्लैंड में हुआ है, एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ उनको अवार्ड भी मिला था, ठीक है। तो ये आई थिंक इसमें नहीं होगा। तो सिंपल, ये अगेन ये किससे था? फेस्टिवल से। चेरी ब्लॉसम आपको पता होगा, ये मैंने कहा था ब्लॉसम होता है, मेघ हो रहा है, मेघालय हो गया। दूसरा था आपका काला घोड़ा महोत्सव, तो ये कहाँ था? ये महाराष्ट्र में होता है। तो इसी प्रकार से था। तो ये भी आपका था किससे? ये सिंपल था आपका फेस्टिवल वाला से। उसके बाद है आपका डोखरा, ठीक है। उसके बाद क्या है? हाँ, डोकरा। तो मोदी जी से 2 क्वेश्चंस था। मोदी जी से पहला ये पूछा गया, वो भी फ्रांस से रिलेटेड। पहला पूछा गया, वो पता है फरवरी में फिर से जो आपके प्रेसिडेंट है फ्रांस के कौन बने हैं? तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट बन गए एमेनुअल मैक्रोन। कैपिटल क्या है? पेरिस, और करेंसी है यूरो। तो जो आपका जो फ्रांस का जो ये एमेनुअल मैक्रोन बने हैं, ठीक है। तो जब मोदी जी गए थे तो उनको क्या गिफ्ट दिए थे? कौन सा पेंटिंग गिफ्ट देता? तो डोकरा आर्ट। ये आपको एमसीक्यू में करवाया गया, आप जाके देख लीजिएगा, जो टेस्ट आपको लिया गया था, डोकरा आर्ट, ठीक है, जो एमेनुअल मैक्रोन को दिया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन था कि कौन सा पेंटिंग या आर्ट वर्क उनको दिए थे। उसमें आपका बहुत सारे आर्ट वर्क, तंजोर दिया हुआ था, आपका धोकरा दिया हुआ था, आपका इवन मधुबनी भी दिया हुआ था, ठीक है। बहुत लोगों ने मधुबनी मारा होगा, ठीक है। तो आपका ढोकरा आर्ट दिए हुए थे। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था, तो मोदी जी जो गए थे फ्रांस, जो गए थे, ठीक है, तो क्यों गए थे, किनसे मिलने के लिए? कुछ इस प्रकार से सेंटेंस बना के, क्योंकि फिर से री इलेक्ट कौन हुए थे? एमेनुअल मैक्रोन हुए थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट। तो ये 2 क्वेश्चंस था डायरेक्टली। उसके बाद जो है आपका उसके बाद था, एक था 2 क्वेश्चन जो था आपका ब्रह्मपुत्र रिवर से था। सबसे पहले पूछा गया था, बहुत अच्छे से करवाया गया, कि कौन सा ग्लेशियर से, कौन सा हिमांक से आपका ब्रह्मपुत्र रिवर निकलता है? तो याद रखिएगा, चेमयांगडुंग ग्लेशियर से। कौन सा? चेमयांगडुंग ग्लेशियर से, ठीक है, चेमयांगडुंग ग्लेशियर से। और याद रखिएगा, इस बार का 2025 का वर्ल्ड वाटर डे, जो वर्ल्ड वाटर डे जो हम लोग मनाते हैं 22 मार्च को जो मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय जल दिवस, उसका भी थीम है प्रिजर्व ग्लेशियर। प्रिजर्व ग्लेशियर याद रखिएगा। इसमें पूछा था कौन से ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र निकलता है? तो चेमयांगडुंग ग्लेशियर से। और याद रखिएगा, कौन सा ऐसा नदी है जो यू शेप बना के भारत में प्रवेश करती है? तो ये भी ब्रह्मपुत्र। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और किस दरा से, किस माउंटेन पास से ये एंट्री करती है? तो यंग याप दरा से एंट्री करती है, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन था। और एक था जोगी गोपा। तो जोगी गोपा जो ये शहर है, ये आपका, या डायरेक्टली जोगी गोपा जो है, ठीक है, ये किस नदी से रिलेटेड है? तो ये है आपका ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड है, याद रखिएगा। और अगर आपको पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? तो ये भी ब्रह्मपुत्र में है, और उस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। ये भी चीज आपको याद रखना है। तो पहला जो था जो आपका चेमयांगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र निकलता है। दूसरा था जोगी गोपा, ये किस रिवर से रिलेटेड है? तो ब्रह्मपुत्र। और एक जो आपको पूछा हुआ था कि बदुआ डैम, जो बदुआ डैम जो है, बदुआ डैम, ठीक है, ये कहाँ है, कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट में है आपका बिहार में? तो ये जो है आपका, अगेन ये क्वेश्चन हो सकता है बहुत लोगों को नहीं आता हो, बदुआ डैम, बट अगेन 1-2 क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है, मैं फिर से कह रहा हूँ। इसमें सीट कम है तो चलो इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा, बट आप दरोगा के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहो, आपका वहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये सब पेपर आपको देना ही चाहिए था। अगर आपने नहीं दिया है, आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। ये आप बोलते हैं ना, आप टेस्ट लगाना है, टेस्ट यही होता है, ठीक है, यही होता है टेस्ट, ठीक है। मैं मानता हूँ कि थोड़ा फी ज़्यादा है, बट आप ये कर सकते थे कि एससी में भर देते, आपको फ़ी कम लग जाता, बट एग्ज़ाम देके आपको आना चाहिए था। मुझे आई थिंक एससी का कम फी लगता है शायद, ठीक है। तो बदुआ जो डैम है आपका ये बांका है, ठीक है। उसके बाद है आपका
दुखाग्राम, अब ये अजीब सा एक पता नहीं कब का, आई थिंक 2023 का ही है, ठीक है। दुखाग्राम बुक, ठीक है, ये किताब है दुखाग्राम, ठीक है। ये किन के द्वारा लिखा गया है? तो ये चंद्र किशोर जायसवाल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये आप लिख लो जो चीज़ नहीं पता है, ठीक है, जैसे 22 हो गया, 23 हो गया, ठीक है, ताकि आपको आगे चल के एग्जाम में ये सब रिपीट ही होते हैं, ठीक है। बिहार केसरी किसको बोला जाता था? ये सबको पता है, बिहार केसरी इनको बोला जाता था। बिहार विभूति अनुराग नारायण को बोला जाता था। देश रन हो गया, अजात शत्रु हो गया, किनको बोला जाता था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। उसके बाद है आपका आज़ादी के बाद, ठीक है, जो पहला जो गवर्नर कौन बने थे आपके बिहार के? तो ये कौन थे? आपके जयराम दौलत राम थे, ठीक है। तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आता होगा। शायद ये दुखाग्राम वाला आपने गलत किया होगा, और बाकी नहीं लगता मुझे आपने कोई गलत किया होगा, ठीक है। दुखाग्राम गलत कर सकते हो। उसके बाद है आपका, चलिए आपको मैंने मैपिंग बहुत बार करवाया है बिहार का, क्योंकि दरोगा मेंस का जो एग्जाम हुआ था उसमें 2 मैपिंग से आया था, इसमें 1 मैपिंग से आया। हमने कहा था उत्तर बिहार में अगर देखा जाए तो उत्तर वाला जो भाग है 7 जिला है जो नेपाल से सीमा साझा करती है, यूपी जो है 8 जिला साझा करती है, और आपका झारखंड भी जो है 8 जिला साझा करती है। क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन दिया था, इसमें से कौन सा ऐसा जिला है जो झारखंड के साथ सीमा बनाती है? कॉमन सेंस लगाना तो वहाँ पूर्णिया दिया होता, उत्तर में है, ठीक है। बक्सर आपका ऊपर में ही है, ठीक है, तो नीचे आपका झारखंड है, तो ये दोनों नहीं था। बाकी जो दिया हुआ था जैसे औरंगाबाद हो गया, बांका हो गया, वो सब था, ठीक है। तो झारखंड से जो सीमा नहीं करता है वहां पूछा हुआ था, जो नहीं करता है तो मैंने एलिमिनेट कर दिया कि बक्सर करता नहीं है, पूर्णिया नहीं करता है, बाकी जो था वहां करता था। मैंने बहुत अच्छे से इसको भी आपको समझाया। तो मैपिंग से ये क्वेश्चन था, और मैपिंग मैंने आपको कितनी सुंदरता से मैंने आपको कराया है ये आपको पता है, ठीक है। अब ये देखो साइंस के क्वेश्चंस फिर आ गए, कितनी बार मैंने बताया है। लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और उसके बाद राइट थंब रूल, ये भी मैंने बताया। तो एक था दायां, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़े हो ना, राइट हैंड रूल, लेफ्ट मतलब बायां, राइट मतलब दायां, ठीक है। तो उसमें पूछा होता है कि जो करंट कैरिंग, मतलब कोई भी एक कंडक्टर, कोई भी एक धातु जिसपे करंट आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें कोई भी एक धातु जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, और उस पर जो फोर्स लगता है, उस पर जो बल लगता है, उसका डायरेक्शन हम कौन सा लॉ से पता करते हैं? हमने बहुत अच्छे से आपको करवाया। जब भी हम लोग फोर्स का बात करते हैं तो हम लोग मोटर का बात करते हैं, डेट मीन्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का बात करते हैं। और जब भी हम लोग जनरेटर का बात करते हैं तो राइट हैंड रूल बात करते हैं। जनरेटर में हम लोग करंट का डायरेक्शन देखते हैं, क्योंकि जनरेटर से हमें करंट चाहिए होता है, बट मोटर में हम लोग फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं, क्योंकि हमें पंखा घुमाना होता है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है ये मोटर के बारे में बताता है। उसको हम लोग बताए थे कि हर एक 3 उंगली को 90 डिग्री का एक दूसरे से कोण बनाता है। यह है IBM का मेरे बारे में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है आपका फोर्स के बारे में बताता है, फोर्स का डायरेक्शन के बारे में। क्वेश्चन सिंपल था, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी एक कंडक्टर है जिससे करंट पास हो रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख दिया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में अगर रख दिया जाता है, तो उसमें जो फोर्स लगेगा ये किस लॉ से हमें पता चलेगा? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमें पता चलेगा। एक क्वेश्चन था, पहले भी मैंने बहुत बार आपको करवा चुका है, कॉन्ट्रासेप्टिक पिल, जो महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिक पिल खाती हैं टू अवॉइड द प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, जो आपका कॉन्ट्रासेप्टिक जो पिल होता है, ये स्टेटमेंट था और उसका एसर्शन दिया हुआ था, ठीक है, कि इसमें से क्या सही है? तो ये दोनों सही होगा, याद रखना। पहला था कि जो भी आपका जो कॉन्ट्रासेप्टिक पिल जो होता है वो किसके ऊपर प्रभाव डालता है, तो उसमें दिया हुआ था कि ये जो प्रभाव डालता है ये आपका जो महिला का जो आपका हार्मोन होता है, ठीक है, उस पर प्रभाव डालता है। तो बिल्कुल सही है कि जो भी आपका कॉन्ट्रासेप्टिक पिल होता है, जो आपका सेक्सुअल हार्मोन जो होता है, जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन, उस पर ये क्या करता है? प्रभाव डालता है। और दूसरा इसका मतलब रीजन दिया हुआ था कि उसके बाद क्या होता है कि जो आपका जो ओवरी है, जो अंडा है, ठीक है, मतलब अंडाशय से अंडाणु बनता है, मतलब एग बनता है। ओवरी से क्या बनता है? एग बनता है। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिक पिल खाने से क्या होता है, वो आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पे प्रभाव डालता है, जिससे आपका जो ओवरी है, जो अंडाशय है, क्या है, वो आपका अंडा बनाना बंद कर देता है। डेट मीन्स आपका ओवरी जो है आपका एग बनाना बंद कर देता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये दोनों स्टेटमेंट जो था, स्टेटमेंट भी सही है, उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो ए इसका आंसर होगा जो मैंने आपको समझाया था। 2 चीज मैंने आपको समझाया है, एक होता है आपका यूट्रोफिकेशन, सुपोषण, और एक होता है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यही 2 चीज है जिससे आपका क्वेश्चन, ये आपको इन्वायरमेंट में आप इसको ले सकते हो, ठीक है। एक मैंने बताया यूट्रोफिकेशन और एक मैंने बताया BOD, जो मैं पहले, ठीक है, अभी तो AI का वीडियो में डाल रहा हूं क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था। पहले मैं हमेशा चीज़ों को प्रैक्टिकल करके आपको चीज़ें दिखाता था, अगर आपको याद हो, चाहे वो इंस्टाग्राम में हो चाहे यूट्यूब पे हो, ठीक है। अब जैसे समय मिलेगा तब, तो ये BOD का कंसेप्ट मैं समझाने ही वाला था,
बट आ गया आपका यूट्रोफिकेशन पे। यूट्रोफिकेशन में बोला जाता है कि कोई भी जगह है, ठीक है, अब अभी हम नहीं जाएंगे, बस उसने पूछा था कि जो कोई भी अगर लेक है, पोंड है, पोखरी है, तो यूट्रोफिकेशन किस एलिमेंट के द्वारा होता है, तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। बट आई थिंक वहाँ नाइट्रोजन फॉस्फोरस नहीं दिया हुआ था, आई थिंक फॉस्फेट दिया हुआ था। तो आयोडीन था, क्लोरीन था, फॉस्फेट था, ऐसे कुछ था, ठीक है। आई थिंक उसका आंसर फॉस्फेट होगा, क्योंकि आयोडीन क्लोरीन तो होगा नहीं, ठीक है, आयोडीन क्लोरीन होगा नहीं, तो बच गया 2, उसमें फॉस्फेट था, तो आई थिंक फॉस्फेट होगा कि फॉस्फोरस, फॉस्फेट, आयन, फॉस्फोरस आयन, ठीक है। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस में 2 कोई नहीं था, तो आई थिंक इसका फॉस्फेट होगा, ठीक है। समझ में आया? इसको बाद में हम समझाएंगे कि बीओडी क्या होता है। तो याद रखें नाइट्रोजन फॉस्फोरस का यूट्रोफिकेशन सुपोषण होता है। एक था आपको पूछा था, जो भी आपका जो जंतु जगत है, ठीक है, उसका सबसे बड़ा जो किंगडम है वो कौन सा है? किंगडम मत बोलो, फाइलम। फाइलम जो है उसका सबसे बड़ा कौन सा है? तो बहुत ही अर्थ्रोपोडा जो है, ठीक है, अर्थ्रोपोडा जो है जो सबसे बड़ा क्या है आपका, इसका फाइलम है। एक बार दरोगा में ये भी पूछ लिया, तो जो सीप का जो मोती निकालते हैं, ये मेंस में क्वेश्चन पूछा था, सीप का जो मोती निकालते हैं, ठीक है, वो हम लोग किससे निकालते हैं? तो पीएल ऑयस्टर से निकालते हैं, जो कि मोलस्का किंगडम से बिलोंग करता है, जो दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। तो इसमें पूछा था सबसे बड़ा जंतु जगत का जो फाइलम है वो कौन सा है? तो ये ऑर्थ्रोपोडा है, तो ऑर्थ्रोपोडा इसमें हो जाएगा। ये सब आपका बड़ा, तो इसमें सोचना नहीं है, ठीक है। उसके बाद था एक क्वेश्चन पूछा था कि जितने भी एक कोशीय प्रोकार्योटिक जीव है वो किस में आते हैं? हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया था, 2 क्वेश्चंस डायरेक्टली इससे था, ठीक है। ये डायरेक्टली पीडीएफ से में कुछ है नहीं, ठीक है। जो जितने भी एक कोशीय जीव था, ठीक है, जितने भी एक, आप पढ़ोगे नहीं, ठीक है, आप पढ़ोगे नहीं तो फिर बोलोगे सर ये कहाँ से, तो नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं पता रहेगा, ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इतना मेहनत किया गया, इतना इवन पीडीएफ पे मैंने समझाया है हर एक चीज, ठीक है। तो जो आपका ये था आपका कि बिगेस्ट एनिमल हो गया, और एक था कि जितने भी एक कोशीय जीव है, एक कोशीय प्रोकार्योटिक, ध्यान से, एक कोशीय प्रोकार्योटिक जीव जो है, एक कोशीय मतलब सिंगल सेलुलर प्रोकार्योटिक जीव किस में आते हैं? तो मोनेरा में आते हैं। बट एक कोशीय, ठीक है, इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एक कोशीय, ठीक है, यूकार्योटिक किस में आता है? तो प्रोटिस्टा में आता है। यहाँ पूछा था एक कोशीय, ठीक है, जो आपका प्रोकार्योटिक जीव है, जैसे क्या हो गया प्रोकार्योटिक, बैक्टीरिया, आर्किया, ये सब किस में आते हैं? तो ये सब जो आते हैं आपके मोनेरा में आते हैं, तो मोनेरा इसका सही आंसर हो जाएगा। एक था खिलाफत आंदोलन जो था 1920 से 1922 जो था, ये किसके द्वारा लीड किया गया था? तो फाइनल में आगे चल के तो महात्मा गांधी लीड करते हैं, बट स्टार्टिंग जो किया जाता है मोहम्मद अली एंड शौकत अली के द्वारा किया जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन था, ठीक है। ये डायरेक्टली देखो, ये सब डायरेक्ट 1 घंटे का जो मैंने एक वीडियो लिया था सिर्फ जिसमें डेट के बारे में बताया, तो उससे कितने क्वेश्चन आए होंगे देखिए। अभी मैंने आपको बताया था जो सिलिकस निकेटर था, ठीक है, सिलिकस निकेटर जो था कब आपका जो इसने जो चंद्रगुप्त मौर्य तो था, कब सिलिकस निकेटर को हराया था? तो 305 बीसी में हराया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन से डायरेक्टली आपका डेट वाला वीडियो जो दिया था उससे था। एक क्वेश्चन था, ठीक है, कि मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, मतलब 2011 के सेंसस के हिसाब से सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? तो ये है आपका यूपी में है। तो ये तो डायरेक्ट था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि डिप्रेस्ड क्लास लीग, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास लीग जो 1935 में जो डिप्रेस्ड क्लास लीग फॉर्म किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था? तो बाबू जगजीवन राम। इनसे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है आपको, क्योंकि याद रखिएगा इनकी ही बेटी थी मीरा कुमार, जो कि पहली महिला लोकसभा की स्पीकर बनी, पहली महिला लोकसभा के स्पीकर बाबू जगजीवन राम। इवन जो पहला जो कैबिनेट बना था उसमें इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया था? तो श्रम मंत्रालय दिया गया था। तो इस सब बहुत, इनसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, जो भी एससी कम्युनिटी के लिए स्पेशल एक पटना में आपका हॉस्टल भी इनके बनाया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था किनके द्वारा? तो जगजीवन राम। तो डिप्रेस क्लास लीग 1935 में किनके द्वारा? जगजीवन राम, ठीक है। उसके बाद संथाल रिवोल्ट, इजी था। संथाल रिवोल्ट जो है जो इसके लीडर कौन थे? तो संथाल 1955 में हुआ था, ठीक है। सिद्धू कानू, ठीक है, चांद भैरव, चारों का नाम आता है, बट सिद्धू सिर्फ वहाँ दिया हुआ था, तो सिद्धू को आपको टिक मारना है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक था? तो भागलपुर से लेकर राजमहल पहाड़ी तक था। उस एरिया को दामन कोह कहा जाता था, ठीक है। तो उसमें दिया हुआ था कि कौन इसका लीडर था। 1855 में डेट नहीं पूछा था, लीडर पूछा था, तो सिद्धू सिंह दिया हुआ था वहाँ, ठीक है। तो सिद्धू कानू और आपका चांद भैरव पर सिद्धू लिखा हुआ था। एक पूछा हुआ था, ये भी बहुत ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको जो लोकसभा होता है, जो इसका स्पीकर होता है, ठीक है, उसका जो उसको इलेक्ट किया जाता है कौन से आपके
अनुच्छेद के थ्रू किया जाता है, ठीक है। उसको जो मतलब निर्वाचन जो उसका होता है, इलेक्ट जो होता है कौन से अनुच्छेद का, तो 93 आर्टिकल जो है हमने पहले ही बताया, स्पीकर हो चाहे डेप्यूटी स्पीकर हो, उसका जो इलेक्शन इलेक्ट करने का जो बात किया जाता है, इलेक्शन का होता है उसमें चूज कर लेते हैं, तो इलेक्ट करने का जो बात किया जाता है, ठीक है, वो आपका अनुच्छेद 93 में। मैं फिर से आपको कहता हूं, अगर आपने पूरा पेपर को 2 से 3 बार देखा तभी आपको समझ में आएगा। मेरे एक्सपीरियंस से आप फायदा उठाओ। मैंने आपको क्या कहा था, आप अच्छे से पार्लियामेंट पढ़ के जाना। पार्लियामेंट से ही आर्टिकल का क्वेश्चन पूछा है, पार्लियामेंट से ही थोड़े आपके जो थोड़े यूनिक क्वेश्चन वो बना सकता है। पार्लियामेंट बहुत अच्छे से आपको पीडीएफ में दिया गया और वीडियो में एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद एक था जैसे कि स्पीकर किस में होता है, तो लोकसभा राज्यसभा इस तरीके से दिया हुआ था। फिर से आपको दिया हुआ था जो आपका जो वाइस प्रेसिडेंट है ये किसका चेयरमैन होता है, तो मैच करने दिया हुआ था। तो जैसे लोकसभा में आपका स्पीकर होता है, वाइस प्रेसिडेंट किसके चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा के होते हैं। तो इस तरीके से मैच करने के लिए आया हुआ था, उसको मैच करना था। तो राज्यसभा में आपको याद रखना है वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा में आपको याद रखना है स्पीकर। 2 मैच कर लिए, आपका काम हो गया, ठीक है। तो एक तो ये था। तो यहाँ से आपने सब कर लिया होगा, इसमें कुछ था नहीं। उसके बाद हम लोग आते हैं स्पीकर हो गया लोकसभा। उसके बाद पोखरण मैंने बहुत अच्छे से करवाया कि पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो हुआ था 1974, 18 मई 1974 में हुआ था, जिसका नाम था आपका क्या, स्माइलिंग बुद्धा, 1974 में पहला। दूसरा जो हुआ था आपको मैंने ये भी समझाया था कि दूसरा जो हुआ था आपका जिसका नाम था शक्ति, और ये जो हुआ था 11 मई को हुआ था। कब हुआ था, 11 मई 1998। इसीलिए मैंने आपको ये भी समझाया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। अब मुझे याद है, आप ये मेरे साथ आप चीटिंग कर ही नहीं सकते, ठीक है। दूसरे टीचर वाला यहाँ बात है नहीं, ठीक है। दूसरे टीचर वाला यहाँ बात है ही नहीं कि आप मेरे सामने से कह के निकल जाओगे कि सर ये तो आप पढ़ाए नहीं हो, चाहे सर ये तो पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया, पेपर भी देख के आया हूँ, जो पढ़ाया हूँ वो भी दिमाग में। तो मेरे साथ आप चीटिंग नहीं कर सकते। अगर नंबर आपका नहीं आ रहा है डेट मीन्स आपने ज़्यादा समेटने का कोशिश किया है, आसपास चीज़ों को देख के गुम हो गए हो, ठीक है, कि ये आएगा वो आएगा, और आएगा क्या, जो पढ़ाया गया है। और आप कहीं भी पढ़ते हो अपना बस एक ही सोर्स रखिएगा, उसको मल्टीपल टाइम। मैंने आपको क्या करवाया था, 11 मई, ठीक है, 1998 मैंने आपको करवाया था शक्ति, इसका नाम था पोखरण 2 टेस्ट। इवन मैंने आपको ये भी बताया था 11 मई को क्या होता है, नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस हम लोग मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो मनाते हैं 11 मई को हम लोग मनाते हैं, इसीलिए मनाते हैं, ठीक है। तो पूछा था पोखरण 2 जो था उसका कोड नेम क्या था, तो शक्ति था, ठीक है। एक पूछा था, ये आपका अभी YouTube पे भी पढ़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। सबके लिए बना तो अवेलेबल है। हाइड्रोकार्बन चैप्टर में मैंने IUPAC नाम करवाया था, ठीक है। तो उसमें पूछा हुआ था जो IUPAC नेम जो होता है किसका, इसका CH3COOH का जो आपका IUPAC नेम होता है क्या होता है, तो उसे बहुत सारे दिए हुए, तो मैंने आपको बताया था सिंपल है, आपका 2C है तो ये क्या हो जाएगा, मीथेन इथेन, इथेनोइक एसिड हो जाएगा। और इसका केमिकल नाम होता है आपका एसेटिक एसिड, और यही जो है आपका सिरका विनेगर में भी कौन सा मिलता है, तो आपका एसेटिक एसिड ही मिलता है, याद रखिएगा। तो सिंपल था, इथेनोइक एसिड याद रखिएगा। वहाँ दिमाग में आपको कन्फ्यूजन करने के लिए बहुत चीज़ दिया हुआ था, एसिटिक एसिड भी दिया हुआ था। एसिटिक एसिड उसका केमिकल नाम है जो सब लोग जानते हैं। इसका IUPAC नेम जो इसको हम लोग इथेनोइक एसिड बोलते हैं, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इस तरीके से मैंने आपको समझाया था इस चीज को लेके, ठीक है। बाकी इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो पूछा था कि CH3COH का जो IUPAC नाम क्या है, तो इथेनोइक एसिड है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन कहीं एग्जाम में ऑलरेडी बहुत बार छपा हुआ है कि भारत माता एक पेंटिंग बनाया गया था, जिस देखते हो ना आप, जो हमारा भारत माता का पेंटिंग देखते हो, 1905 में बनाया गया था, किसके द्वारा, तो अविंद्रनाथ टैगोर। ये आई थिंक आपका जो बुक है उसमें दिया हुआ है, ये महेश वर्णमाल में आई थिंक दिया हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं हम आपको करवाए हैं, ठीक है। भारत माता आर्ट वर्क 1905 अविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, याद रखिएगा। एक था संजय मूर्ति। संजय मूर्ति को किस पद पे नियुक्त किया गया था, संजय मूर्ति, संजय मल्होत्रा, संजय मूर्ति, संजय मल्होत्रा बहुत बार कर दिए। संजय मूर्ति जो होता है आपका केग है, संजय मल्होत्रा जो है आपके 26 में आपके RBI के गवर्नर है। तो संजय मूर्ति से एक था आपका जैसे कि सेवोरॉय हिल कहाँ हो गया, ठीक है, महादेव हिल कहाँ हो गया, ठीक है, सेवोरॉय हो गया, महादेव हो गया, और क्या था, अजंता। तो इसको मैच करने के लिए मैक्सिमम क्वेश्चंस मैच करने के लिए कुछ कुछ होगा, ठीक है।
इसी तरीके से था, पूछा गया इसमें चारों में से कौन सही है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस अच्छे से बनाए हुए थे, ठीक है। तो सेवारा हिल जो ये तमिलनाडु में है, इस तरीके से था। दूसरा अजंता जो कि आपका महाराष्ट्र में है, और महादेव जो कि आपका मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके से आपको मिलाना था। अगर आपने सही किया है तो सही किया है, नहीं तो नहीं किया है। उसके बाद था एपिडर्मिस। अब देखो साइंस के मैं फिर से आपको करवा रहा हूँ बहुत अच्छे से। देखो एपिडर्मिस का हमने बात किया था, तो जो बाहरी परत होता है प्लांट में, ठीक है, इवन हम लोग जो एपिडर्मिस बोलते हैं कि बाहरी जो परत होते हैं, स्किन का भी हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। तो यहाँ प्लांट के फॉर्म में बात किया गया था। तो पूछा था कि एपिडर्मिस का कौन सा काम नहीं है। तो जब अगर आप ज़्यादा सोचे होगे तो गलत किए होगा, अगर कम सोचे होगे तो आपने सही किया होगा। देखिए एपिडर्मिस जो होता है, पहला तो गैसों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गैस, बाहर वाला जो सबसे पहला परत है प्लांट का एपिडर्मिस, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैस होगा, वो सही है। दूसरा था आपका ट्रांसपायरेशन, बिल्कुल एक्सचेंज ऑफ गैस होगा तो ट्रांसपायरेशन तो हो गई, ठीक है। उसमें जो नहीं था वो था आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट। अब सिंपल सोचो, जब हमने पढ़ रखा है कि जो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, वो जाइलम टिश्यू के द्वारा होता है, ठीक है। जाइलम टिश्यू जनरली हम लोग पढ़ते हैं जाइलम टिश्यू के द्वारा जल जो है पूरा, तो जाइलम टिश्यू का जो काम था वो एपिडर्मिस नहीं करता है, याद रखिएगा एपिडर्मिस का वो काम नहीं है। तो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है पूरा का पूरा प्लांट में, वो एपिडर्मिस का काम नहीं है। बाकी एक्सचेंज ऑफ गैस, ट्रांसपायरेशन, ठीक है, ये सब जितना आपने देखा तो वो सब था, यही नहीं था, आपको याद रखना है। तो एपिडर्मिस का वर्क पूछा गया था, ठीक है। ये भी करवाया हुआ है। पेरिस ओलंपिक जो था, ठीक है, इसमें आपके ध्वजवाहक कौन थे, ठीक है। तो ये सिंपल है, मैंने करवाया था PS मतलब PV सिंधु और S शरद कमल। शरद कमल टेनिस खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, उन्होंने अपना रिटायरमेंट भी घोषित कर दिया है। तो पूछा था पेरिस ओलंपिक जो था, ठीक है, उसमें पेरिस ओलंपिक में आपको याद रखना है PV सिंधु और आपका शरद कमल याद रखना है ध्वजवाहक थे, ठीक है। उसके बाद था ये था, वही था कि जो सेविंग मिरर होता है, सेविंग जो करते हैं उसमें कौन सा मिरर होता है, तो होता है आपका कॉनकेव मिरर, डेट मीन्स आपका अवतल दर्पण। यहाँ मैच करने के लिए आया हुआ था, ठीक है, चार दिया होता है, डायरेक्ट नहीं, ठीक है। तो माइंड बना के जाओगे आप आगे, सेविंग मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। फिर से रियर व्यू, रियर व्यू मतलब होता है पीछे वाला जो आईना दर्पण होता है गाड़ी का देखने में, तो आपका कॉन्वेक्स मिरर मतलब उत्तल दर्पण, ठीक है। उसके बाद था कॉन्वेक्स लेंस का कहाँ यूज करते हैं, उत्तल लेंस का कहाँ यूज करते हैं, तो मैग्नीफाइंग ग्लास। तो उत्तल लेंस का मैग्नीफाइंग ग्लास, उत्तल दर्पण का आपका पीछे वाला आईना, और आपका अवतल दर्पण का हो जाएगा आपका देखने वाला। अवतल मतलब होता है कॉनकेव, उत्तल मतलब होता है कॉन्वेक्स। तो इस तरीके से आपको मिलाना था, बस ये सिंपल था, ठीक है। आप मिला लिए होगे, मैंने बताया ना, अरे सेविंग मिरर के लिए कॉनकेव मिरर, ठीक है, रियर व्यू के लिए कॉन्वेक्स मिरर, मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए कॉन्वेक्स लेंस, और हमारे आंखों में भी कॉन्वेक्स लेंस, याद रखना। एक था आपको, अगर मराठा का अगर हम लोग पूरा संरचना देखें, मराठा में हमेशा आपको अरेंज करने आता है। एक बार आ गया था आपको दरोगा में क्वेश्चन जो, ठीक है, एक बार आ गया था। देखिए सेहत एकदम सही नहीं है, ठीक है, कल ऐसे ही भीग गए एग्जाम देने के चक्कर में, आप लोगों का जाने का मन नहीं था पर चल गए, भीग गया पूरा और गला ही होगा, पहले ही बीमार थे और अब बीमार हो गए। तो इसका जितना मैं करवा रहा हूँ ये सिर्फ आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ। मैं फिर से कहता हूँ, अगर आप पढ़े हो तो ये सीट भी आपका ही था, चाहे 10 गो आए चाहे 12 गो आए, ठीक है। बस एक ही चीज करना है, गलती नहीं करना है, इजी क्वेश्चंस, ठीक है। जो डिफिकल्ट 2-4 होंगे मैं खुद आपको गोल गोल मारते हुए जाऊंगा। अब एक आया था जो पेशवा जो थे, पेशवा आपको पता है साहू महाराज जो है, ठीक है, बैटल ऑफ खेड़ा होता है, उसके बाद साहू महाराज के बाद क्या होता है आपका पेशवाओं का राज हो जाता है, जिसमें हमने पहला आपने पढ़ा था बालाजी विश्वनाथ, दूसरा आपने पढ़ा था बालाजी विश्वनाथ के बाद आपने क्या पढ़ा, बाजीराव प्रथम। उसके बाद मैंने कैसे याद करवाया था, बालाजी आ गए, विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव आ गया, उसके बाद पहला और दूसरा से दोनों को मिलाओ, बालाजी यहाँ से लो और बाजीराव वहाँ से लो। तो दूसरा में क्या था, बालाजी बाजीराव जो थे, तीसरे में आ गया उसके बाद माधवराव। तो यही था आपका बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव और उसके बाद माधवराव। तो सजाना था ये पेशवा, ठीक है। उसके बाद था कि मीर कासिम ने, ठीक है, मीर कासिम ने आपको पता है 1760 से लेके 1763 तक, ठीक है, जो आपका मुगल जो राजा रहा था, ठीक है, वो था आपका, वो कौन रहा था, वो रहा था आपका मीर कासिम, मतलब बंगाल का, ठीक है, बंगाल का था, मतलब मुगल तो कौन था, शाह आलम द्वितीय था, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ बंगाल का नवाब कौन था, तो बंगाल का 1760 से जो था 1763 तक जो कौन था, वो था आपका मीर कासिम था। और उसने अपना जो कैपिटल है, जो मुर्शिदाबाद किसके द्वारा ये फॉर्म किया गया था, आपका मुर्शिदाबाद का जो कैपिटल है आपका
कहाँ से पूछा गया था कि किसने जो मीर कासिम ने अपना कौन जो था, ठीक है, जो अपना कैपिटल मुर्शिदाबाद से, ठीक है, आपका मुंगेर शिफ्ट कर लिया था। तो आपको इसी प्रकार फॉर्म था। तो ये था आपका कौन था, मीर कासिम था, जिसने मुर्शिदाबाद से अपना कैपिटल मुंगेर शिफ्ट कर लिया था। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये सब चीज़। ठीक है, और जो मीर कासिमी होता है, ठीक है, सुहाजुद्दौला होता है और शाह आलम द्वितीय होता है, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, आपका बैटल ऑफ बक्सर करते हैं। तो ये था किसने शिफ्ट किया था मुंगेर से मुर्शिदाबाद अपना राजधानी, तो मीर कासिम। उसके बाद था एक की जो बिहार का लोकसभा राज्यसभा में कितना सीट है, हम बहुत बार करा चुके, लोकसभा में 40 है, राज्यसभा में आपका कितना है, तो राज्यसभा में आपका 16 है। ठीक है, और आपका विधानसभा में आपका कितना है, तो 243 है, और आपका विधान परिषद में कितना है, तो आपका 75 है। ठीक है, तो ये था, एक था बिहार। देखो बिहार का जो मॉनसून है, पूछा गया था बिहार का जो मॉनसून है, गंगा का कौन सा भाग जो है, मतलब गंगा का कौन सा भाग जो है बिहार के मानसून को इफेक्ट करता है, ट्रांस गंगा, मध्य गंगा, इस तरीके से दिया था। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए होते बिहार का मध्य गंगा, क्योंकि बिहार को 2 भागों में मध्य गंगा बांटता है। तो आई थिंक इसका जो इसी हिसाब से उसका मानसून को भी प्रभावित करता होगा। तो इसका जो होना चाहिए आंसर वो गंगा, मध्य गंगा जो है बिहार के मानसून को इफेक्ट करता है। एक था क्या आपका ध्यानचंद खेल रत्न, जिसका नाम पहले से आपको क्या नाम से जाना जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न। तो पूछा था कि इसमें से 4 दिया हुआ था, इसमें से पूछा कौन सा पैरा एथलीट है। 4 लोगों को दिया गया था, अगर आपको याद हो, डी गुकेश हो गया, आपका मनु भाकर हो गया, उसमें एक आपके पैरा एथलीट भी थे। कौन थे पैरा एथलीट, प्रवीण जो थी, जो कि ऊंची कूद करते थे। क्या करते थे, ऊंची कूद करते थे। तो ऊंची कूद वाले इनको ही मिला है, प्रवीण को मिला है, याद रखिएगा। पूछा था कौन सा ऐसा पैरा एथलीट है जिनको ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 दिया गया है, तो ये ऊंची कूद वाले प्रवीण है। उसके बाद था आपका फिर से आपको मिलाने के लिए आया था, जैसे संपूर्ण क्रांति किसके समय में हुआ था, आपका गरीबी हटाओ, ये जो नारा है सिंपल गरीबी हटाओ लिखा होता है, तो ये किसके समय में हुआ था, तो उसी मैच करना था। जैसे गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी, संपूर्ण क्रांति आपका जेपी, इन दोनों को आप मैच करते, आपका आंसर आ जाता। तो इस तरीके से आपको मैच करने के लिए आया होता। एक जो था आपका कि आपका जो आपका यूनाइटेड जनरल असेंबली है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा है, किस ईयर को आपको, किस साल को, मतलब ईयर को आपका ईयर ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी घोषित किया है। तो याद रखिएगा ईयर ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी जो इसने घोषित किया है वो जो है आपका किसको किया है, तो 2025 को ही किया है। ठीक है, और जैसे याद रखना यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूएनओ ने 2026 को महिला कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद एटीएम का फुल फॉर्म पूछा था, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका हो जाएगा। एटीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, मतलब अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो पेपर तो खैर आपके लिए था ही। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, कि जो पहला जो जूट मिल था, क्वेश्चन पूछा गया था, जो पहला जो जूट मिल था वो कहाँ बना था, तो 1855 में, आपको पता है आपका 1855 कोलकाता रिसार में बना था। ये सब आपके इंडस्ट्री से 2 क्वेश्चन आपके आ गए, 160 प्लस टॉपिक, बस वही करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत डिटेल में मैंने करवाया, कि जब एक प्रिज्म से, ठीक है, व्हाइट लाइट पास होता है तो 7 कलर में वो डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विबग्योर। ये कंसेप्ट किसने दिया था, आइजैक न्यूटन ने दिया था। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, इसमें सबसे ज्यादा जो निक्षेपण होता है, दैट मीन सबसे ज्यादा जो डेविएशन होता है वो किसका होता है, तो वायलेट कलर का होता है। ठीक है, किसका, वायलेट कलर का होता है। ठीक है, वायलेट कलर का होता है, मतलब बैंगनी का होता है। सबसे कम किसका होता है ये पूछा था, तो सबसे कम जो होता है वो रेड का होता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा सबसे कम किसका होता है, तो रेड का होता है। सबसे ज्यादा तरंग धैर्य, दैट मीन सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका जाता होता है, तो वो भी रेड का होता है। सबसे ज्यादा जो आपका, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि सबसे ज्यादा जो स्कैटरिंग, मतलब जो छितराव जो होता है, कलर में छितराव जो होता है, सबसे कम किस में होता है, तो सबसे ज्यादा डेविएशन भी कम किस में होता है, रेड कलर में। सबसे ज्यादा छितराव, दैट मीन स्कैटरिंग सबसे कम किस में होता है, तो भी आपका लाल। ठीक है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किस में होता है, तो वो भी आपका लाल। ठीक है, सबसे स्पीड किसका होता है कलर का, तो वो भी आपका लाल। ये सब चीज मैंने आपको समझाया हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा था कि योगा डे हम लोग कब मनाते हैं, तो 21 जून को हम लोग मनाते हैं। ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे अब। ठीक है, गला बहुत दर्द हो रहा। एक पूछा था कि इसमें से कौन सा जैव अवशिष्ट नहीं है, मतलब पूरी तरीके से वो खत्म नहीं हो सकता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो सिंपल था, तो आपका वो है आपका प्लास्टिक है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें आपको मैच करने दिया था, जैसे एस्टेरिफिकेशन क्या होता है, किसको हम लोग एस्टेरिफिकेशन बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से था, तो जब हम लोग एसिड को और अल्कोहल को मिलाएंगे तो वो एस्टेरिफिकेशन होता है और उसमें ईस्टर बनता है और फ्रूटी स्मेल आता है। तो
उसको मिलाना था। एक था आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? तो जो डिस्प्लेसमेंट क्रिया होता है, ये जो रिएक्शन होता है, क्या होता है उसमें एटम का रिप्लेसमेंट होता है, एटम का रिप्लेसमेंट होता है। एक था वो था। एक कॉम्बिनेशन था। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब दो चीज को मिलाया जाता है, उसमें था एल्कीन को किसी से मिलाने का वहां बात किया जा रहा था, एक वो था, तो उसको आपको मिलाना है, ये आपको फिर से मिलाने वाला था। एक था बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाया था, इवन मैंने बार बार एग्जाम्पल देके भी मैंने आपको बताया था कि देखो बैलेंस इक्वेशन मतलब होता है जैसे 6, जैसे कि देखो 6CO2 + 6H2O, ठीक है, ये क्या है, और यहाँ क्या हो जाएगा C6H12O6, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, प्रकाश संश्लेषण का। तो ये क्या है आपका, ये क्या बैलेंस्ड है, जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा। मतलब मान लो कि मैं बोलता हूं कि जो H जो है यहाँ क्या है 12 है, तो यहाँ भी H आपका 12 होना चाहिए, ठीक है, C6H12, तो देखो H यहाँ 12 है। तो इसी तरीके से आयरन का दिया हुआ था, रिएक्शन आपको मैच करना था। मैं फिर से कहता हूँ, जितना बोला ना उतना ही बैलेंस इक्वेशन करना है। ये चीज़ मैंने पहले देखो, जैसे कि ये क्या बैलेंस है, जितना इधर कार्बन होगा इतना कार्बन इधर भी होना है, जितना हाइड्रोजन इधर होगा इतना भी होगा, बस वो चेक करना था, ठीक है। तो एक था बैलेंस इक्वेशन पे। एक था कि सोडियम सल्फेट को हम लोग बेरियम क्लोराइड से मिलाते हैं, ठीक है, तो जो बनता है एक क्या होता है व्हाइट, मतलब एक व्हाइट झाग बनता है, वो क्या है, तो सिंपल ऑप्शन बहुत ही इजी था उसमें, ठीक है, कि जब सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड से मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है? बेरियम सल्फेट बनता है। तो याद रखिएगा ये क्या था, तो ये इसमें क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें दिया हुआ था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और इसमें व्हाइट झाग टाइप का बन रहा है, तो ये इसका सही आंसर होगा। तो रिएक्शन आपको अच्छे से पढ़ना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए ना सिर्फ आप लोग करके आए होंगे, अगर आपने सब वीडियो देखा है तो मैं आगे भी दिखाता हूं आपको, ठीक है। और एक क्वेश्चन था आपका, जितना भी आपका जैसे कि तेलचर जो है, तेलचर मैंने बहुत बार आपको कराया था, तेलचर किस चीज के लिए फेमस है? तेलचर तो कोयला के लिए फेमस है। कहाँ है? तो आपका उड़ीसा में है। तो इस तरीके का अलग अलग दिया हुआ था, ठीक है। तेलचर हो गया, कोयला के लिए फेमस है। उस एक और ऑप्शन था भद्रावती। भद्रावती क्या है, तो आपका कहाँ है, जो कि खनिज के लिए फेमस है, तो ये आपका कर्नाटका में है। तो आपको मैचिंग करने के लिए दिया होता, तो आपको मैच करना था। जैसे तेलचर कहाँ है, तो तेलचर किस चीज़ के लिए फेमस है, तो कोयला के लिए फेमस है, ठीक है। इसी तरीके से था, कुछ कुछ आपको दिया हुआ था। भद्रावती पिछला वाला में दिया था, जो जहाँ में आयरन स्टील का बात किया था, इसमें दिया था, तेलचर दिया हुआ था और कुछ कुछ दिया हुआ था, ठीक है। जादूगोरा दिया, तेलचर हो गया आपका कोयला के लिए होगा, जादूगोरा होगा आपका यूरेनियम के लिए हो गया। तो आपको मैच करने के लिए दिया होता, समझ गए ना। तो आप मैच कर लिए होगा, तेलचर उड़ीसा लगाना, जादूगोरा झारखंड लगाना, जादूगोरा यूरेनियम लगाना, सॉरी यूरेनियम के लिए फेमस है। उसके बाद था एक आपको एलिमिनेट करने के लिए दिया हुआ था, इस तरीके से था, देखिए एक था कि जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, अर्थक्वेक मतलब सुनामी, आपका अर्थ मतलब आपका भूकंप हो गया, एक हो गया सुनामी हो गया, और एक ब्लास्ट हो गया, और एक और था, इसमें पूछा गया था कौन सा अलग है। तो सिंपल है, देखो जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, ये भी क्या होता है, नेचुरल होता है, नेचुरल चीज़ है ये, ठीक है, नेचुरल चीज़ है। उसके बाद सुनामी हो गया, तो सुनामी भी क्या है, एक नेचुरल चीज़ है। एक और यहाँ कुछ दिया हुआ था, ठीक है, वो भी नेचुरल था। ये ब्लास्ट जो होता है, ब्लास्ट बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो ये नेचुरल चीज़ है, नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ब्लास्ट जो है नेचुरल चीज़ नहीं है, ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाना था। बाकी अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, इस तरीके का चीज़ जो होता है क्या, ये नेचुरली होता है। पर जो ब्लास्ट होता है, आपने ब्लास्ट मैक्सिमम जो भी ब्लास्ट किया जाता है वो नेचुरल नहीं होता है, चाहे माइंस के अंदर किया जाए या माइंस के बाहर किया जाए। इसको कितनी बार मैंने बार बोला था कि देखो आप ये नहीं कह सकते हो कि सर आप जो बोलते हो नहीं, हमने कितनी बार आपको बोला था ये क्वेश्चन लिख लो, आएगा आपको। नीति आयोग पूछा था कि जो आपका वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है, तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जो जारी करता है वो आपका नीति आयोग करता है। पूछा था कौन करता है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग करता है, याद रखिएगा। और मैंने ये भी बताया था इस पर टॉप पे कौन है, पहली बार जारी किया गया तो उड़ीसा है, ठीक है। उसके बाद पूछा था कि किस राजा को, ठीक है, किस राजा को, ये हमने आपको करवाया है, यूरोपियन का जब आगमन हुआ था, ठीक है, कि किस राजा को, ठीक है, द नेविगेटर को नाम से जाना जाता है, तो प्रिंस हेनरी को नेविगेटर के नाम से जाना जाता है, पुर्तगाल के ये थे, ये हमने ऑलरेडी किया है, ठीक है। बहुत अच्छे से हमने ये चीज़ आपको करवाया है
किसको नेविगेटर बोला जाता था? तो प्रिंस हेनरी को। ये था, ये भी हमने क्या कि जो पूर्वी कमान है, सेना का जो पूर्वी कमान है उसको नाम चेंज कर क्या कर दिया गया है? तो विजय दुर्ग कर दिया गया है। एक और क्वेश्चन मैंने बार बार जब भी मैं आपको फोटोसिंथेसिस का पूरा चीज करवाता तो बताता था कि कितना परसेंट कोई भी अगर एनर्जी आ रहा है, सोलर एनर्जी आ रहा है, तो उसका कितना परसेंट जो है पत्ते जो है उसका एनर्जी रिसीव करते हैं, ठीक है, अपने अंदर ले लेते हैं। तो 1% इसका आंसर होगा। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि सोलर एनर्जी जो ऊपर से आता है तो पौधे के जो पत्ते कितना परसेंट उसमें से ले पाते हैं? तो 1% इसका आंसर होगा, वहां दिया हुआ था। अब ये क्वेश्चन बहुत कम लोग किए होंगे मुझे जहां तक लगता है, पर ये भी आपका यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा था कि किस टाइप का जो सेल होता है, कोशिका होता है, वो ग्रंथि सेल बन जाता है, डेट मीन्स ग्लैंड सेल बन जाता है। पहला ऑप्शन जो वहां दिया हुआ था, ठीक है, वो दिया हुआ था कॉन्ड्रियोसाइट। अगर मेरे साथ आपने पढ़ा है और सही में पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था पहला ऑप्शन कॉन्ड्रियोसाइट। कॉन्ड्रियोसाइट जो होता है बेसिकली जो आपका कॉन्ड्रियोसाइट जो होता है कार्टिलेज में मिलता है। कॉन्ड्रियोसाइट कार्टिलेज मैंने आपको पढ़ाया था, कार्टिलेज में बनता है। एक था बी में ऑप्शन था मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज जो मिलता है आपका, वो आपका वायरस में मिलता है। इसका जो सही आंसर होगा कि कौन सा ऐसा सेल होता है, कोशिका होता है जो ग्लैंड सेल बन जाता है, तो ये इपिथेलियम सेल, क्यूबोइडियल इपिथेलियम सेल जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका कि मैक्सिमम, एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से फॉर्म किया गया था कि जो कोई एक बच्चा जो है ट्रेन स्टेशन पे खड़ा है, ठीक है, उसको आवाज सुनाई देता है ट्रेन के आने का, पटरी से जल्दी सुनाई दे देता है बट हवा से नहीं सुनाई देता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऑप्शंस में दिया हुआ था। इसका जो सही आंसर होगा कि जो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। किसका? आपका सॉलिड में कंपेयर टू आपका एयर में। तो यही है कि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है मैक्सिमम होता है आपका सॉलिड में। चलिए अब इसमें आइए, उसके बाद पूछा था कि 4 आपको ऑप्शन दिया हुआ था, उसने पूछा था किसमें इसमें 100 संयोजक बंधन बनेगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो हमने बहुत अच्छे से आपको समझा के रखा है। जब भी कोई दो नॉन मेटल आएगा, 2 और धातु आएंगे तो 100 संयोजन बनाएंगे। 100 संयोजन मतलब कोवालेंट बॉन्ड, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। बाकी जब भी एक मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा, वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये पहले भी पूछा जा चुका है, एकदम बॉन्डिंग पढ़ लेना। सब क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं साइंस वाले जो आप लोग सिर्फ करके आए होंगे। ठीक है, हमने आपको बताया था, जैसे कि देखो NaCl दिया हुआ है, NaCl, तो ये क्या है? नॉन मेटल है। और धातु, ये क्या है? धातु है। तो यहाँ क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, या इसको मेटेलिक बॉन्ड मतलब बंधन बोलते हैं। और आपका 100 संयोजक बनता है। कोवालेंट बॉन्ड कहाँ बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। वो कहाँ होगा? तो उसमें ऑप्शन में था CO2। ठीक है, आपका CO2, C भी क्या है? आपका नॉन मेटल है, और O भी क्या है? आपका नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा CO2 इसका सही आंसर। तो कोवालेंट कब बनेगा? जब 2 और धातु मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद था एक था सुप्रीम, ये मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से रहेगा। सुप्रीम कोर्ट से था, इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, बोला था इसमें से कौन सा सुप्रीम कोर्ट का लिए सही नहीं है। बहुत सारा था, जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या है? एकीकृत न्यायालय, मतलब इंटीग्रेट न्यायालय। मतलब अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर कोई चीज़ आपको सही फैसला नहीं लगा तो आप ऊपर जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। तो इंटीग्रेटेड न्यायालय, और इसका जो भी जजमेंट देता है वो सब पे लागू होता है। तो ये भी बहुत सही बात है। मेन जो इसका क्वेश्चन जो गलत था, इसमें पूछा कौन सा गलत है, तो इसमें ये गलत है कि अगर आपको, ठीक है, हाई कोर्ट में न्याय अगर आप नहीं मिलता है, ठीक है, तो उसका सुनवाई आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते। ये लिखा हुआ था, ये गलत है, क्योंकि उसका सुनवाई भी आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। तो ये आपका था। ठीक है, और एक था कि आपका जो आपका भारत है, ठीक है, तो उसका जो आपका आइलैंड वाला, आइलैंड बोल रहा हूँ, कितना जो मतलब ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, ठीक है, तो इसका समुद्री क्षेत्र कितना नॉटिकल माइल तक, ठीक है, इसका आपका पूरा का पूरा उसका जो संसाधन है ये इसके अंदर ही रहता है। तो मैंने बहुत अच्छे से करा है, 12 नॉटिकल माइल तक जो होता है, 12 नॉटिकल माइल दिया हुआ था, उसे पूरा जितना भी संसाधन होगा वो भारत के अंदर ही होगा, तो 12 नॉटिकल माइल होगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन था कि इसमें मैक्सिमम लोग गलत किए होंगे कि ये क्वेश्चन था कि इसमें 4 ऑप्शन दिया था, जैसे कि विनोद खन्ना, प्राण, धर्मेंद्र, इस तरीके से ऑप्शन बनाया था। पूछा तो इसमें से किनको अभी तक दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं मिला है? तो जो नहीं मिला है वो नहीं मिला है आपको, किसको?
आपको धर्मेंद्र को नहीं मिला है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि एक लड़का है, भार उठाए हुए है और वो खड़ा है, भार उठाए हुए है कुछ और वो खड़ा है, उसने कितना काम किया है? तो याद रखिएगा उसने काम 0 किया है, क्योंकि काम जो होता है वर्क डन इक्वल टू होता है FD cos थीटा होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा, तभी आपका वर्क होगा। विस्थापन 0 है तो वर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये आपका 0 हो जाएगा। बहुत चीज़ें समझाने के लिए अभी हिम्मत नहीं है, बस अभी आंसर देख लो, ठीक है। उसके बाद है एक क्वेश्चन था, पॉलिटी का क्वेश्चन दिया हुआ था, डेमोक्रेसी पे। हर बार इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि इसमें डेमोक्रेसी के लिए कौन सा गलत है या सही है। तो इसमें एक डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, डेमोक्रेसी में क्या क्या होना चाहिए। उसका जो चौथा एक ऑप्शन था वो गलत है, सिर्फ ऑप्शन में दिया हुआ था। अगर आपने एग्जाम दिया तो पता होगा, उसमें ऑप्शन कुछ इस तरीके से था कि जो पावर है उसका लेजिटिमेट नहीं होता है, मतलब डेमोक्रेसी में पावर का क्या होता है? डिवीजन नहीं होता है, तो ये गलत है। उसका चौथा वाला जो ऑप्शन था वो गलत था। डेमोक्रेसी वाला आपको याद होगा, अगर आपने दिया है एग्जाम तो उसका चौथा इवन ऑप्शन बना के भी दिया हुआ था। और इस बार ये भी देखा कि पेपर ना मतलब डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं किया गया, ठीक है, ये चीज आप मानो। क्वेश्चंस का जो ऑप्शन बनाया गया है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन, इसका जो ऑप्शन था पूरे किसी ने बैठ के बनाया होगा, ठीक है, या बहुत रेयर केस में कहीं से कोई क्वेश्चन ये उठाया है। तो ये डेमोक्रेसी वाला में याद रखिएगा। जो चौथा, एक तो डेमोक्रेसी वाला था, एक जो था कि इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है, डेमोक्रेसी वाला में मतलब प्रजातांत्रिक सरकार वाला में कौन सा गलत है, तो चौथा वाला गलत था, तो उसका था। और एक था और आपका जिसे पूरा ही सही था, अब वो मुझे क्वेश्चंस क्या था अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। फोर्थ स्टेटमेंट, हाँ ये वही तो है, फोर्थ है, मतलब चौथा जो है वो गलत है, वो डेमोक्रेसी वाला, ठीक है। एक था आपका कि आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में दिया होता, तो कोई भी आपका राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन है कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है, मैं बार बार रटवाते रहता था, 315 के अंदर आता है, मैंने ये बताया था। उसे पूछा होता कि कौन सा गलत है, तो उसने बोला था जो पहले चेयरमैन थे श्री कृष्ण थे। पहले चेयरमैन जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके चेयरमैन पहले आपके श्री कृष्ण सिंह नहीं थे, आपके राजधारी सिंह थे। याद रखिएगा कौन से अनुच्छेद में राज्य मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात किया गया, तो 315 में अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, कि राज्य के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका एक क्वेश्चन था कि मैंने इसका चारों सही होगा। क्वेश्चन ये था कि जो बिहार जो है, ठीक है, बिहार में क्या है, बहुत ही फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल मतलब बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, फिर भी यहाँ के लोगों का पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है। तो इसका क्या कारण है, तो उसका चारों कारण होगा। पहला, फ्लड आ जाता है। दूसरा, जितना भी जमीन है आदमियों के पास लिमिटेड जमीन है। ये पूरे इंडिया में ही ये प्रॉब्लम है कि सबके पास, जैसे कि आपके पास कितना, आपके गांव में देखो कितने लोग होंगे जो बहुत, जिनके पास 1 या 2 बीघा से ज़्यादा जमीन, बहुत ही लिमिटेड, बहुत कम के मामला में, ठीक है। तो सबके पास क्या है, लैंड बहुत कम है। दूसरा फ्लड है। तीसरा आपका ये था कि यहाँ सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर है नहीं, मतलब द्वितीयक, और तीसरा सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ही नहीं, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो टर्सरी सेक्टर भी नहीं होगा, तो उसका चारों सही होगा, आप कंफर्म मानो, ठीक है। तो उसका चारों सही है, तो इसलिए पर कैपिटा इनकम कम है, ठीक है, मतलब उपजाऊ मिट्टी होने के कारण भी क्यों यहाँ ये प्रॉब्लम है, तो चारों ही उसका होगा, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। एक था आपका, अब चलो मैथ्स का देखो, 19 क्वेश्चन हमको मिला अभी तक, ठीक है। कोई बोल रहा है कि 20 क्वेश्चन था, कोई बोल रहा है 21 था। अब मुझे लगता है कि 21 क्वेश्चन थे मैथ्स रीजनिंग के, टोटल मिला के 19 में आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन था इस प्रकार से कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, x है, ठीक है, x है, जो कि n साल में क्या हो जाता है, 2x हो जाता है। तो कितने साल में ये उसका 4 गुना हो जाएगा, तो n साल में 2x हो जाता है, तो फिर से अगले n साल में क्या हो जाएगा, ये इसका फिर से डबल हो जाएगा, 4x हो जाएगा। मतलब कितने साल में 4x हो गया, n + n, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा इसका सही आंसर। तो कोई भी राशि n साल में दुगुना हो जाता है, तो कितने साल में 4 गुना हो जाएगा, तो 2n हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद था एक क्वेश्चन इस तरीके से था, इस पे था, याद रखना ये फॉर्मूला मैं बार बार पहले भी करवा चुका हूं, आप बोलोगे नहीं, कोई नहीं बोल सकता, ठीक है, कि सर आपने नहीं करवाया, इस पे था, ठीक है। आपका क्या था कि चक्रवृद्धि ब्याज और आपका साधारण ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ था, ठीक है।
आपको बोला था कि मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, रेट भी दिया था, और ये आपका नीचे 100 होगा, यहाँ 100 स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपका 31250 आंसर आ रहा था, ठीक है। एक था आपका कि कोई गोला है, डेट मीन्स स्पेयर है, ठीक है। इससे क्या बना दिया जाता है, आपका एक वायर बना दिया जाता है। वायर मतलब क्या होता है, कॉमन सेंस लगाना था, अगर इतना नहीं पता तब तो वायर जो होता है हम लोग का, ये वायर ये भी गोल होगा। वायर क्या होता है, गोल होता है, तो क्या होता है, बेलन होता है। तो पूछा क्या था, जो स्पेयर है आपका, ठीक है, उससे बेलन बना दिया जाता है। बेलन नहीं दिया हुआ था, वायर दिया हुआ था, तार दिया हुआ था। तो इस तार का, ठीक है, लंबाई कितना होगा, तो इसका भी देखो, बस इसमें वॉल्यूम इक्वल करना है। इसका वॉल्यूम क्या होता है, गोला का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई पाई यहाँ कट जाता, आर का वैल्यू आप यहाँ भी रख देते, आर का वैल्यू यहाँ भी रख देते, एच का वैल्यू आप निकाल लेते, ये आपका 100 आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका एपी पे था, ठीक है। सीरीज इस तरीके से दिया हुआ था कि 24, 21, 18 ऐसे करके 3, ठीक है। कि क्या बोला कि ये क्यारी है, किसका क्यारी है, आपका फूल का क्यारी है, फूल का क्यारी है, ठीक है। फूल का क्यारी है, पहला में 24 है, दूसरा में 21 है, तीसरा में 18 है, ठीक है। इस तरीके से हर एक क्यारी में क्या लगा है, फूल लगा हुआ है। दो चीज पूछा था, पहला तो कितना क्यारी है, तो सिंपल है, फर्स्ट प्लस लास्ट करोगे, मतलब लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, तो इससे टोटल क्यारी आ जाएगा। टोटल क्यारी कितना था, तो 8 था, ठीक है। और टोटल फूल कितना था, तो फूल कैसे निकालोगे, सम निकालोगे, n/2 a + l, ठीक है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म n/2 a + l, तो इसका जो आ जाएगा 108 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर था 8 और 108 इसका आंसर था। एक था आपका एवरेज पे क्वेश्चन था। एवरेज पे कैसे क्वेश्चन था कि आपका देखो, एवरेज पे ऐसे क्वेश्चन था कि हाँ, 23 बच्चों का किसी क्लास में 15 एवरेज था, ठीक है। एक बच्चा और आ गया जिससे एवरेज में क्या हुआ, एक महीने का ये एवरेज है, 23 बच्चे का एवरेज आपका 15 था। एक बच्चा और आ गया जिससे एवरेज क्या हुआ, एक मंथ बढ़ गया, ठीक है। तो जो आया बच्चा है उसका एज कितना है, तो ये 17 होगा। अब बोलोगे कैसे, देखो एक सबका बढ़ाया होगा, तो 23 तो वो बढ़ा ही होगा, 23 उसके आने से बढ़ गया, मतलब 23 महीना बढ़ गया। और खुद अभी वो कितना लेके आया होगा, खुद अभी कितना लेके आया होगा, 15 + 1 मंथ, क्योंकि 15 तो पहले से भी था, उसके आने से 15 + 1 मंथ हो गया। तो अभी उसके पास ही 15 + 1 मंथ होगा, तो 15 और 1 मंथ, तो 23 1 24, ठीक है। तो 24 महीना हो गया, 15 साल हो गया, तो कितना हो जाएगा, 12 का महीना होता है, साल होता है, तो 12 × 24, ठीक है। तो 17 इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ये सब किया हुआ क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन बाहर नहीं गया, बोलोगे नहीं, ठीक है, कि नहीं किया हुआ है सब। एक क्वेश्चन था आपका, एक कोई भी महिला थी, ठीक है, एक चीज 150 पे खरीदती है, दूसरी चीज 500 पे खरीदती है, इसको 6% प्रॉफिट पे बेचती है, इसको 6% लॉस पे बेचती है, ठीक है। तो ओवरऑल इसका पूछा था एसपी कितना होगा, तो इसका एसपी लॉस में ही होता है, जो कि 629 होता है। मतलब कोई एक चीज़ है जो 150 में खरीदती है, कोई एक चीज़ है जो 500 में खरीदती है, इस पर फिर से 6% प्रॉफिट पे बेचती है, इसको 6% लॉस पे बेचती है, उसका फाइनल एसपी कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 629 होगा, ठीक है। रीजनिंग से ज़्यादा क्वेश्चंस थे, ठीक है। 19 क्वेश्चन है, मुझे रीजनिंग से 17 12 6 7 8 6 12 13 तो मुझे रीजनिंग से ही मिला, ठीक है। 2 क्वेश्चन आई थिंक मैं कहीं मुझसे मिस हो रहा है, और वो देख लेते हैं। अभी देखो टोटल क्वेश्चन ये तो हो गया। और एक था आपका सीरीज का मिलाने वाला, आपको पता ही होगा, इस तरीके का जो होता है A B C, इस तरीके से, फिर से B C A, सीरीज वाला जो होता है, नंबर सीरीज, ये अल्फ़ाबेट सीरीज वाला जो भरने वाला होता है, A B B C B C C C, इस तरीके से था। उसका जो आंसर होगा वो D वाला होगा, P B A A B, ठीक है, ये होगा, ठीक है। आंसर ये होगा, आपका ऑप्शन चेंज भी हो सकता है। एक जो था मैथमेटिकल ऑपरेशन था। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है कि दिया रहता है कि किस नंबर को चेंज कर ले, ठीक है, और माइनस के जगह प्लस रख दे ताकि इक्वल इतना बन जाए, तो वो था। तो उसका जो आंसर हो जाएगा 6 और 8 होगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज करोगे, ठीक है, ये था, ठीक है, एकदम सेम है, आंसर यही रहेगा। एक सीरीज का क्वेश्चन आया था 3 6 18 36 108 216, यहाँ नहीं दिया होता। देखिए ये इसका डबल है, ये इसका ट्रिपल है, ये इसका डबल है, ये इसका ट्रिपल है, ठीक है, ये इसका डबल है, तो 216 इसका आंसर होगा। और एक जो था लॉजिक से दिया हुआ था,
लॉजिक वाला मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये दिया हुआ था 6, जब नहीं बने ना तो फिर से आना, बन जाएगा 5 3 8, ठीक है। और कुछ लॉजिक में दिया हुआ था कि इसको इतना करते तो इतना हो जाता, इसको इतना करते तो इसमें क्या लॉजिक बैठेगा वो बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ 32 आया था आंसर, ठीक है। अब क्या होगा, तो इन सबको ना प्लस कर दो, 8 5 13 14 15 16, और 16 को दुगना कर दोगे तो 32 आ जाएगा। और यही पैटर्न सब में फॉलो हो रहा था जो ऊपर दिया था, तो ये 32 हो जाएगा। और एक था कि लाल को पीला बोलता है, पीला को ये बोलता है, ठीक है। तो जो खून का जो रंग होता है उसको क्या बोलते हैं, तो पिंक को हम लोग रेड बोलते हैं, वहाँ लिखा हुआ था। तो खून का कलर क्या होगा, खून का कलर लाल होता है, और लाल को हमने पिंक बोला था तो पिंक हो जाएगा। एक था आपका घड़ी वाला था, घड़ी वाला इस तरीके से बोला हुआ था कि कोई एक घड़ी है, ठीक है, घड़ी है जिसमें 3 बजा हुआ है, 3 बजा हुआ है। और जो तो 3 बजे का मतलब ये होगा, तो उसका जो आवर वाला मतलब घंटा वाला जो है, आवर वाला जो हैंड है वो वेस्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो उसका जो मिनट वाला हैंड है वो क्या दिखाएगा, देखो। तो अगर ये वेस्ट है, ये ईस्ट होना चाहिए था, तो ये वेस्ट है, तो जस्ट उसका उल्टा हो गया। तो अगर ये वेस्ट है, जस्ट उल्टा हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वेस्ट है तो ये ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नॉर्थ था तो अब ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, क्योंकि जस्ट उल्टा हो गया ना। और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो सिंपल था, अगर आवर हैंड अगर वेस्ट दिखा रहा है तो मिनट हैंड पूछा था क्या दिखाएगा उसका, तो साउथ दिखाएगा, ठीक है। तो साउथ हो जाएगा इसका आंसर। और एक आपका ब्लड रिलेशन था, उसका आंसर मामा आएगा, मामा होगा, मामा होगा, ठीक है। उसके बाद 90 हो गया मामा। अब देखो जो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, देखो रीजनिंग में 3 फिगर वाला क्वेश्चंस था, 3 फिगर। एक तो था इस तरीके से, ऐसा ऐसा काट दोगे तब यहाँ का मतलब इसमें से कौन सा फिगर इसमें मैच करेगा, तो उसको आप इस तरीके से काट कर देते तो ये वाला जो था इधर का आपका बन जाता था। एक था आपका इस तरीके से, ऐसा 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 था, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखना था, जो नीचे का था उसमें चेंज नहीं हो रहा था, नीचे का चेंज नहीं होता, ये चेंज हो रहा था, ये और ये चेंज हो रहा था, ठीक है। तो बस इसमें आपको इस पे नजर रखना था, इस पे और ऊपर दोनों वाला पे, तो आपका आंसर आ जाता, नीचे वाला चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। तो एक तो ये था, एक ये था, और एक था आपका इस तरीके से, जैसे कि देखो अरेंज करने के लिए दिया, जैसे कि देखो ये कितना लाइन से बना हुआ है, कितना स्ट्रेट लाइन से, 1 2 3 1 2 3 लाइन से बना हुआ है, 1 2 3 लाइन से बना हुआ है। ये कितना लाइन से बना हुआ है, 1 2 3, 1 स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन, 3 स्ट्रेट लाइन। तो इसको आपको मिलाना था, इसमें से फिगर देखो और इसका ग्रुप बनाओ। जैसे ये 3 लाइन से बना हुआ है, 1 2 3 लाइन से ये बना हुआ है, 1 2 3 लाइन से ये बना हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो, 3 लाइन वाला आपको बनाना था, तो इसको अरेंज करना था, तो इसी तरीके से करना था। आपने कर लिया होगा, कितना स्ट्रेट लाइन से बना बस वो आपको बनाना था, ठीक है। और ये वाला भी आपने कर लिया होगा। तो 3 तो मुझे फिगर वाले याद आ रहे हैं। और एक था आपका वर्ड अरेंजमेंट जो था, एक था 2 आपका वर्ड अरेंजमेंट था। एक तो कुछ भी जैसे कि ABCD दे दिया यहाँ, और फिर इसको कुछ चेंज कर दिया, D यहाँ रख दिया, B यहाँ रख दिया, C यहाँ रख दिया, ठीक है। तो ये अगर इस तरीके से हुआ है तो एक और कोई दे देगा XYZ, तो ये किस तरीके से फॉर्म होगा, तो बस ये इसको मिला के देखना था। एक ये था, और एक आपका था +1 +2 +3, मतलब ये सीरीज वाला था, नंबर सीरीज वाला था, 1 2 3 इस तरीके से था। +1 +2 +3 मतलब x के बाद y इस तरीके से था, ठीक है। तो अगर आपने किया है मतलब समझ जाओ, एक सीटिंग है, मतलब आपका कोडिंग डिकोडिंग से 1 ये हो गया, 2 हो गया, 2 3 क्वेश्चन ऐसे आपका ये से था। यहाँ 3 क्वेश्चन था, इसलिए मैंने 93 94 95, ठीक है। ये देखो 93 3 क्वेश्चन यहाँ हुआ, तो 90 + 3, तो 93 आपका यहाँ हो गया। 93 इसमें 3 आपका कट करने वाला था, मतलब फिगर से था, 3 को फिगर वाला था, तो 93 हो गया। फिर से 2 आपका 3 आपका वर्ड वाला था, 3 आपका वर्ड वाला था, ठीक है, 3 आपका वर्ड वाला था। और एक तो आपका +1 +2 +3 वाला वर्ड वाला, मतलब ये वाला था, और 2 आपका 2 इसमें था, ठीक है। तो 93 हो गया, 94 95 हो गया, 2 इसमें था तो 95 हो गया, ठीक है। और एक था आपका हाँ, एक था कि चेक एंड बैलेंस पावर जो शेयरिंग होता है, ये बताया होता है, चेक एंड जो बैलेंस पावर जो शेयरिंग होता है वो किस तरीके से होता है, तो ये आपका क्षितिज होता है, मतलब आपका
हॉराइजेंटल होता है, इसका आंसर हॉराइजेंटल ही होगा। अब देख लेना, चेक एंड बैलेंस पावर आप देखोगे ताकि जो पावर हो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो, लेजिस्लेटिव और इस तरीके से, तो ये आपका क्षितिज पावर होगा इसमें, ठीक है। और एक था आपका, तो 95 हो गया, 96 हो गया और ये 97, ठीक है। करैकल, आपने चोल डायनेस्टी पढ़ा होगा, तो जो करैकल था वो किस धर्म से था, मतलब किस धर्म को फॉलो करता था, तो शैव धर्म से। तो 97 क्वेश्चंस यहाँ आपके हमने बताया आपको, ठीक है, बताइएगा। आई थिंक 3 क्वेश्चंस में जो 2 क्वेश्चन मुझे लगता है मैथ्स, आप नीचे कमेंट करेंगे, कुछ लोग तो जिन्होंने बोला है कि मैथ्स 21 आया था, मुझे तो 19 ही यहाँ दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि देखो मैथ्स का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, देखो 78 से स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ हो गया, एसपी वाला 83 तक 6 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 और 3 फिगर वाला 13 14 15 16 और 2 आपका अरेंजमेंट वाला 16 17 1 18 मुझे यहाँ तक मिल रहा है। 3 क्वेश्चंस मुझे लगता है और मैथ्स एंड रीजनिंग का था या रीजनिंग का होगा, प्लीज़ मुझे बताइएगा। आपको फिगर वाला तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिगर वाला कौन सा था, एक तो कितना स्ट्रेट लाइन से बना, एक वो था, ठीक है। और एक जो था आपका वो इस तरीके से दिया होता, ऐसा घुमा के, ठीक है, इस तरीके से एक वो था। और एक था कि आपका फिगर में अरेंज करने था कि इसमें से कौन सा निकालेगा तो यहाँ अरेंज हो जाएगा। तो 3 तो ये था। और वर्ड अरेंजमेंट में था, एक तो +1 +2 +3 हो रहा था, और एक कुछ नंबर एक वर्ड दिया हुआ था ऐसे, और फिर दूसरा वर्ड उसको मिला दिया गया था। अब वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो ये और था। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी को याद आता है, ठीक है, इन दोनों को छोड़ के, तो और कौन सा था। ये 97 क्वेश्चंस था, ठीक है। इससे आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि देखो जो मैथ्स रीजनिंग था, अगर आपका सही है तो सही है, नहीं सही है तो नहीं सही है, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। बट अगर आप इलॉजिकल मार दिए हो कुछ भी, तब तो गलत होने का चांसेस है। बाकी हमने बता दिया, पूरा कैसा लगा जरूर बताइएगा। और जिनको जितना भी आ रहा है, प्लीज़ आपने अगर मिला लिया तो नीचे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि सबका मैसेज आ रहा है सर कितना कटअप जाएगा। और जिनका आगे वाला एग्जाम है, मैं फिर से कहता हूँ, जो चीज़ें हम बता रहे हैं यही पढ़ना है, इसको ब्लाइंडली फॉलो करना है और मल्टीपल टाइम बार बार वो पढ़िए जो हमने आपको दिया है, क्वेश्चंस वहीं से रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल स्टडी हार्ड। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होगा नीचे कमेंट कीजिएगा, नीचे लिंक भी है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, स्टेटस को फॉलो कीजिए। जय हिंद।